सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिशन आईएएस। हम लोग एनसीईआरटी के बेस जो हमारे बेसिक कंसेप्ट्स है उसके अंदर हम लोग एनवायरनमेंट जो है इस टॉपिक को हम लोग देख रहे हैं। इसके पहले लेसन में हमने देखा था कि जो हमारे यूपीएससी की सिलेबस में एनवायरनमेंट का जो सिलेबस है उसमें जो जो टॉपिक्स, कंसेप्ट्स या टर्म्स है वो हमें क्या क्या समझने हैं। और फिर हमने पहले लेक्चर में शुरुआत की थी कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम हमारा क्या है। आज हम लोग दूसरे लेसन में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। जो इकोसिस्टम के बारे में हमने देखा, उसके जो कंपोनेंट्स हमने देखे, इसको हमको थोड़ा और अच्छे से समझना है। क्योंकि जब हम लोग किसी समस्या को समझते हैं, किसी सोशल इशू को समझते हैं और यदि उसका कंसर्न यदि एनवायरनमेंट से आ रहा है तो वो किस इकोसिस्टम में वो समस्या वहाँ से निर्माण हुई या वहाँ पर क्यों हुई, ये हमें समझना जरूरी है। तो इसलिए टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम हम लोग समझेंगे। तो हमें अभी ये समझना है कि जो इकोसिस्टम है किसी भी प्रकार की, वो कैसे काम करती है या उसके मेन फीचर्स हम लोग यदि और थोड़ा डिटेल में समझेंगे तो इकोसिस्टम, जैसा कि हमने इसके पहले लेक्चर में देखा था, इट इज़ सेल्फ सस्टेनेबल, इट इज़ सेल्फ वर्किंग, खुद में वो स्वयं पूर्ण होती है, इसीलिए उसको इको शब्द लगाया जाता है। सो देयर आर मेनी सिस्टम्स बट इकोसिस्टम दे आर सेल्फ सस्टेनेबल and they are automatically formed in our nature, on our earth at various locations। तो इसके अंदर हम लोग टाइप्स उसकी क्या है इसके बारे में हम लोग अभी यहाँ देखने वाले हैं। तो सबसे हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि जो हमारी इकोसिस्टम है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमको समझनी है दैट इज फ्लो ऑफ एनर्जी और फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट। इकोसिस्टम में जो भी हमारे बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स है ये एक दूसरे से इंटरैक्शन जब करते हैं तो इस इंटरैक्शन के जरिए वहाँ पे एनर्जी का फ्लो होता है। हमने एनर्जी का मॉडल भी देखा कि भाई सन से हमको एनर्जी मिलती है, वहाँ से जो हमारे प्रोड्यूसर्स है यानी जैसा कि हमारे घास या जो हमारे वनस्पतियाँ है सभी प्रकार की, ये हमारी एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, पर्टिकुलरली बायोमास बनाते हैं, यानी ग्रास बनता है या फिर प्लांट्स बनते हैं। और फिर ये जो प्रोड्यूसर्स है ये प्रोड्यूसर्स के ऊपर फिर हमारे दूसरे जो कंज्यूमर्स आ जाते हैं, यानी फिर हमारे एनिमल, प्लांट्स या सभी प्रकार के हमारे जीवित जितने भी बर्ड, इंसेक्ट्स और हमारे ह्यूमन बीइंग। तो हम लोग उस जो प्रोडक्शन जो किया है, प्रोड्यूसर्स ने सन एनर्जी लेके जो प्रोडक्शन किया है, जो बायोमास उत्पन्न किया है, उस बायोमास को हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। सो वी आर कंज्यूमर्स, ह्यूमन और इसी प्रकार से सभी एनिमल्स। अब ये जो कंज्यूमर्स है, ये कंज्यूमर्स क्या कर रहे हैं, तो जो सन एनर्जी आई थी, जो प्रोड्यूसर्स ने एक बायोमास के फॉर्मेट में कन्वर्ट की, उस बायोमास को हम कंज्यूम कर रहे हैं और हमको भी वो एनर्जी हमारे पास में मिल रही। तो इसी प्रकार से हमारे इकोसिस्टम में एक कंज्यूमर जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर होता है कि जो डायरेक्टली वो किसी घास को खा रहा है या किसी वनस्पति को खा रहा है, तो लेकिन उस प्राणी को या उस वनस्पति को खाने वाली वनस्पतियाँ भी है, या जो हमारे कीड़े कीटक है उसको बर्ड खा रहे। तो जो सबसे पहले जो प्रोड्यूसर ने बनाया वाला बायोमास खा रहा है वो हो गया हमारा प्राइमरी कंज्यूमर। फिर वो प्राइमरी कंज्यूमर को खा के जो दूसरा जो एंटिटी है जो जीवित रहना चाहती है, जो अपने लाइफ के लिए एनर्जी या फिर न्यूट्रिएंट मिलाना चाहती है, तो वो हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। और सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद में उसके ऊपर भी फिर और कोई डिपेंडेंट है। तो इसके तहत हमने हमारी जो फूड चेन है कैसी है वो हमने देखा। अब ये फूड चेन के अंदर अलग अलग प्रकार की फूड वेब भी बनती है। तो आपको यहाँ समझना है कि फूड चेन ये हमारा एक छोटी एंटिटी एक प्रकार से हो गई। यदि हमने किसी जगह की फूड चेन यदि पकड़ी तो, लेकिन उस फूड चेन को भी और बाइफर्केशंस बन रहे हैं उसके अंदर, और एक नई फूड चेन और वहाँ से बन रही है, उसको लग के और कोई नई फूड चेन बन रही है, और इस प्रकार से फूड वेब बनती है, यानी बहुत बड़ी लेयर जो एक में से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं पर। और यहाँ पे सभी जगह पे मेन एक्टिविटी जो हो रही है वो जो इंटरैक्शन है डिफरेंट एंटिटीज की, वट एवर द एनवायरमेंटल एंटिटीज आर अवेलेबल, उनका एनर्जी और न्यूट्रिएंट का ट्रांसफॉर्मेशन होना है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कुछ न्यूट्रिएंट्स ले रहे, कुछ एनर्जी ले रहे, और ये इंटरैक्शन के जरिए सिस्टम जो है वो हमारी इकोसिस्टम जो है ये सेल्फ सस्टेनेबल ढंग से काम करती है, जिसका अल्टीमेट एम है, हम लोग आगे भी देखेंगे, कि बैलेंस बनाए रखना। अब हमको ये इसीलिए समझना है, इकोसिस्टम के टाइप्स हम लोग इसी समझ रहे हैं कि जो इकोसिस्टम हो वो यदि बैलेंस नहीं है तो फिर समस्याएं उत्पन्न होती है। और इसीलिए
यदि कोई समस्या उत्पन्न हुई तो हमें किस सिस्टम से वो समस्या उत्पन्न हुई उसको पहले जानना जरूरी है। उस सिस्टम को आपको ढंग पे लाना पड़ेगा, उसके नेचुरल स्टेट में लाना पड़ेगा, तब जाके वो समस्या का समाधान होगा। और इसीलिए हमको थोड़ा सा, हम लोग आज डिटेल में जाने वाले हैं। तो हर एक प्रकार के जो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है उसके अंदर ये जो न्यूट्रिएंट फ्लो पर्टिकुलरली हो रहा है, जो आपका जो साइंस का सब्जेक्ट है उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी हमने उसको डिस्कस किया है। हम लोग ज़्यादा हर एक चीज़ को ज़्यादा डिटेल में समझेंगे नहीं क्योंकि हमको थोड़ा सा पता है, लेकिन यहाँ पे डायग्राम के जरिए हम लोग उसको समझेंगे तो आपको वो अंडरस्टैंडिंग होने में आसानी होगी। सो हियर द न्यूट्रिएंट आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शनल एट्रीब्यूट। अब यहाँ तो एनर्जी तो ठीक है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट हीट के फॉर्म में मिल रही है, लेकिन जो मेन फ्लो हो रहा है वो तो न्यूट्रिएंट के फ्लो में ही हो रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट सनलाइट क्लोरोफिल का इस्तेमाल करके कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स या अलग अलग वनस्पतियाँ, जैसा सनफ्लावर जो है वो ऑयल बनाता है उसके अंदर, या अलग कोई पत्ता है जो ज्वारी बोलेंगे हम लोग, ऐसे कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो अलग अलग वहाँ से न्यूट्रिएंट्स बन रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी वाज गेट कन्वर्टेड बाय पर्टिकुलर स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन, और वो बायोकेमिकल रिएक्शन हर जगह पे हो रही है। तो ये जो न्यूट्रिएंट है ये हमारे मेन फंक्शनल एट्रीब्यूट है, एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल टू द बायोटिक कंपोनेंट थ्रू द नेचुरल रिसोर्सेज। अब जितने भी हमारे जैविक कंपोनेंट है, यानी सारे कीड़े कीटक से लेकर वनस्पति या सारे प्राणी, उनको ये न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये सारे नेचुरल रिसोर्स में हमने देखा कि भाई सनलाइट सब प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, उसके बाद में फिर हमारे जो फिजिकल अबायोटिक कंपोनेंट है उसमें भी ये रेन, एयर, वाटर, एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें भी उसको इंटरेक्ट कर रही है। अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग न्यूट्रिएंट या अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग न्यूट्रिएंट की प्रोडक्शन होता है, तो ये हमको देखना है। सो न्यूट्रिएंट इफ नॉट रिटर्न बैक वुड एंड अप एंड नॉट बी अवेलेबल फॉर द फ्यूचर यूज। ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे लिए कि किसी भी पेशी को या किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी को जीवित रहना है तो उसको कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट यदि चाहिए, और वो यदि नहीं मिला तो हमारे खेत में के जो क्रॉप है वो कभी कभी मर जाता है, क्योंकि उसको पानी नहीं मिलता टाइम पे। पानी नहीं मिलता मतलब सिर्फ पानी एक ही रीज़न नहीं है, क्योंकि उसको जो न्यूट्रिएंट चाहिए, पोटेशियम या नाइट्रेट या सल्फर, जिस प्रकार का पेड़ होगा उसको उस प्रकार का खाद हम लोग डालते हैं, क्योंकि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करना है। अब डायरेक्ट खाद तो झाड़ कंज्यूम नहीं कर सकता, तो हम लोग खाद डाल के उसको पानी डाल देते, तो वो खाद पानी में सोलबल हो जाता है, यानी न्यूट्रिएंट वाज गेट सोलबल इनटू वाटर एंड दैट वाटर वाज एब्सॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट, और वो फिर वो न्यूट्रिएंट हमारे पेड़ में पहुंच रहा है या झाड़ों में पहुंच रहा है। सो इन सच सिस्टम ये न्यूट्रिएंट का जो साइकिल है ना, ये कंप्लीट होना जरूरी है नेचर में। इसीलिए तभी वो जब बैलेंस रहेगा, न्यूट्रिएंट बराबर पहुंचते रहेगा। यदि नहीं मिला तो वो रिंग वहाँ से वो, या वो जो प्रोसेस है, वो जो सिस्टम की लिंक है हमारी, जो फूड चेन की बोलो या जो भी है, वो ब्रेक हो जाएगी वहाँ पे, और यही हमको ब्रेक नहीं होने देना है। तो इसके लिए हम लोग ये सारा चीज़ समझेंगे। सो दीज न्यूट्रिएंट्स आर दस साइकिल थ्रू द बायोकेमिकल साइकिल। यही जैसा पेड़ का पत्ता गिर गया तो नीचे जाके वो सड़ेगा, सड़का उसके ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिक मैटर जो है वो उसको अलग अलग कीड़े खाएंगे, या उसमें से अलग अलग जो भी है उसमें से चूस लेंगे, और बचा हुआ जो है वो वहाँ पे सड़ के वो मिट्टी के अंदर मिल जाएगा, और जो प्राणी है वो भी अन्य प्रकार से उसको कोई ना कोई दूसरा खा रहा है। ऐसा करके अल्टीमेटली वो फिर से मिट्टी में ही पहुँच रहा है, फिर से पहुँच रहा है मिट्टी में इन द फॉर्म ऑफ ऑल अदर डिफरेंट आइटम्स। तो वो फिर से मिट्टी में ही जा रहा है, मिट्टी में से फिर से पेड़ को ही मिल रहा है, तो जो न्यूट्रिएंट्स जो झाड़ से गिरा वो वापस फिर से झाड़ में जाए, यानी वो सर्कुलेट हो रहा है। सो ये हमको यहाँ पे देखना है कि दिस इज बायोकेमिकल रिएक्शन। अब ये बायोकेमिकल रिएक्शन में सारे अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स जो है वो इन्वॉल्व है, और वो हम लोग धीरे धीरे समझेंगे कि वो हमको ये बायोकेमिकल में ज़्यादा अंदर जाना नहीं है, लेकिन हमको प्रोसेस सिर्फ मालूम है कि ये सनलाइट, टेम्परेचर, रेन, वाटर, मॉइस्चर और अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म, अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जो हमारे अलग अलग, जैसा पत्थरों में भी कुछ न्यूट्रिएंट मिलते हैं या कुछ मिट्टी में मिलते हैं, और ये सारों का कॉम्बिनेशन से बायोकेमिकल रिएक्शन चलती है। द होल वर्ल्ड, यू आर रिमेंबर दैट, ये सारी हमारी जो जिंदगी है ये बायोकेमिकल ही है। दिस इज नॉट ओनली केमिकल और दिस इज नॉट ओनली बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल अलग से नहीं कर सकते आप, केमिकल अलग से नहीं कर सकते, दे आर बायोकेमिकल। इसीलिए हम लोग जीवित है। वॉट एवर द बायोटिक कंपोनेंट्स आर देयर, दे आर ओनली बिकॉज ऑफ द बायोकेमिकल साइकिल, क्योंकि ये बायोकेमिकल साइकिल कंटिन्यूशन में चल रहा है वहाँ पे, और इसीलिए जीव सृष्टि जिंदा है। तो न्यूट्रिएंट्स आर डिकम्पोज्ड
कन्वर्टेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड रेडी टू यूज अगेन एंड दस साइकिल्स कंटिन्यूज। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे कीड़े जो है वो पत्तों को खाते, वो कीड़ों को दूसरा कोई तो भी खाता, ऐसा करके वो न्यूट्रिएंट एक जगह से पहुंच के फिर से वापस मिट्टी में पहुंच जाता है। एंड हियर द वाटर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन, दीज आर द मोर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स दोज हु आर कंट्रीब्यूटिंग टू द बायोकेमिकल रिएक्शन। तो पानी है, ऑफकोर्स है, ऑक्सीजन भी है, बिल्कुल है, वहाँ पे लगने ही वाला है अपने को। नाइट्रोजन और कार्बन ये दो और मेजर कंपोनेंट है। वैसे तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन हमारे जो एयर में भी है वही मेन कंट्रीब्यूटिंग है, और इसके साथ में ये सारे को एक्टिवेट करने वाला सनलाइट यानी हीट एनर्जी, कि जो ये अलग अलग इसके अंदर अलग अलग एक्शंस बनवाती है, और इसी के जरिए जो न्यूट्रिएंट है ये साइकिल होता है। तो सबसे पहला साइकिल हमको नाइट्रोजन साइकिल के बारे में जानना है। यहाँ पर हम लोग डिस्क्रिप्शन में उसके ज़्यादा नहीं जाएंगे, आपको ये मालूम चाहिए कि नाइट्रोजन साइकिल कैसे काम करता है, और इसके ऊपर यदि आपको और डिटेल में पढ़ना है सो यू मस्ट रीड द बुक्स। नाइट्रोजन साइकिल का जहाँ डिस्क्रिप्शन है वहाँ से हमको तो इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अब ये नाइट्रोजन साइकिल में जैसा कि हमारा यहाँ पर ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है, हमारे हवा में सबसे ज़्यादा प्रमाण पे है नाइट्रोजन, तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पर ये एटमॉस्फेयर में भी आ रहा है कहीं से, लेकिन सबसे पहले तो ये एटमॉस्फेयर में यहाँ पे ब्लू ग्रीन अलगी के रूप में हमारे जो समुंदर है और हमारे जो ओशियंस है वहाँ पे उसका प्रोडक्शन हो रहा है, नाइट्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है। नाइट्रोजन हवा में से या इसके उसमें ट्रैप हो रहा है। इसी प्रकार से यदि लाइटनिंग वगैरह होता है तो लाइटनिंग की वजह से हमारी प्रेसिपिटेशन की एक्शन हो रही है। सो दिस इज मेजर देयर नाइट्रोजन इज। हम लोग इसके यदि रिएक्शन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा नाइट्रोजन है वहाँ पर, तो इसीलिए ये सारी रिएक्शन भी हो पा रही है यहाँ पे। उसके बाद में जैसा कि ये जो हमारे प्लांट्स है, सो ये जो नाइट्रोजन जो है वो हमारे अलग अलग प्लांट्स को लगता है। तो नाइट्रोजन और सनलाइट और वाटर, इसके जरिए अलग अलग वनस्पति हमारा फूड बनाने के लिए ऑक्सीजन भी कंज्यूम करती है, और उसके जरिए फिर हम लोग जो उनका जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन हमारा बन रहा है। अब ये जो है ये हमारे रूट के जरिए हमारे ज़मीन के अंदर भी परकोलेट होता है, या ज़मीन में का कोई न्यूट्रिएंट है तो वो रूट के जरिए हमारे प्लांट में भी आ रहा है। तो रिएक्शन दोनों तरफ से जा रही है। हम लोग अभी जनरली जो हमारा ये जो यूरिया वगैरह है तो इसमें मेन कंटेंट नाइट्रोजन ही चाहिए ना। यदि ग्रोथ बढ़ानी है अपनी को तो ग्रोथ बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि नाइट्रोजन वाला खाद डालते हैं, क्योंकि उसको किसी भी अलग अलग जो प्लांट्स है उसके लिए NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, ये तीनों ही चाहिए, क्योंकि ये तीन फिर दूसरे अलग चीज़ों के साथ में रिएक्शन बनाते हैं अपनी, और फिर अलग अलग कॉम्बिनेशंस यानी जो न्यूट्रिएंट के कॉम्बिनेशन है, जो हम लोग बोल रहे हैं कि भाई प्रोटीन, फैट और इसके जितने सारे केमिकल नाम्स होंगे, ये सारे नाम के बनने के लिए बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और उसके साथ में अपने को लगता है ऑक्सीजन, और पानी के साथ में H2O भी वहाँ आ रहा है, और सनलाइट्स की वजह से, हीट की वजह से रिएक्शन बन रही है, और ये सारी चीज़ चल रही है। तो अब ये नाइट्रोजन हमारे पास में प्रेसिपिटेशन के जरिए, पेड़ों के जरिए, या फिर हमारे ओशियंस के अंदर जो हमारे ये जो ब्लू और ग्रीन अलगी है उनके जरिए यहाँ पर ये आ रहा है। तो यहाँ पर अभी ये प्लांट और एनिमल के प्रोटीन के अंदर भी आ गया नाइट्रोजन। फिर ये फिश को कोई खा रहा है या ये फिश ख़त्म हो रही है तो इसके वजह से भी ये डेड ऑर्गेनिज्म जो है वो भी हमारा आखिर में मिट्टी में जाके मिल रहा है, तो वो फिर से नाइट्रोजन वापस वहाँ पे जा रहा है। या इसी प्रकार से मेन हमारा जो नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमारे जो प्लांट्स है ये पूरे अर्थ पे एवरीवेयर, इट इज़ एवरीवेयर, तो नाइट्रोजन हमारा यहाँ पर सॉइल के अंदर आ रहा है। ये प्रेसिपिटेशन की वजह से भी जो हवा के अंदर का जो फ्री नाइट्रोजन है वो पानी के साथ में बारिश पे करके नीचे ही गिर रहा है हमारे पास में, तो उसके वजह से भी नाइट्रोजन हमारा सॉइल में पहुँच रहा है। अब यहाँ से ये सॉइल में पहुँचने के बाद में फिर से इसको अपने को यहाँ पर अपने को मिल रहा है कि अलग अलग जो आप यदि देखेंगे कि ऐसे कुछ लेक्स है कि यहाँ पे डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो वहाँ पर अलग प्रकार से काम करते, तो वीड्स और ऐसे कुछ प्लांट्स है कि जिनको नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा लगता है, तो उसका पानी के अंदर उसका भी बढ़ा हो रहा है, तो यानी वहाँ से वापस फिर से वो प्लांट के स्वरूप में नाइट्रोजन जो है वो ऊपर निकल रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर फिर ये जो प्लांट्स है ये हमारा नाइट्रेट का कंजम्पशन कर रहे हैं हमारे अर्थ में से, उसको ये जो यहाँ पे जो ये नाइट्रेट जो इसके अंदर पहुँच गया हमारे पेड़ों के अंदर के जो हमारी प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे, उसको हमारे एनिमल्स खा रहे हैं।
तो ये एनिमल्स के तहत वहाँ पर उसका कन्वर्जन प्रोटीन्स में हो रहा है फिर एनिमल के अंदर, क्योंकि चर्बी जो बन रही है वहाँ पे, सो नाइट्रोजन वहाँ पे एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके अंदर। और इसी प्रकार से फिर ये जो एनिमल जब खत्म हो जा रहा है तो डेड ऑर्गेनिज्म वगैरह बन रहा है, यहाँ से भी फिर उसका क्या है, जो हमारा जो मास होता है या जो बायोमास होता है वो सड़ जाता है, तो उसके अंदर और एक कंपाउंड आ जाता है अमोनियम कंपाउंड। अमोनियम कंपाउंड बोले तो एन तो है उसके अंदर, NH3 बोले तो एन तो है वहाँ पे, नाइट्रोजन तो है वहाँ पे। तो इस प्रकार से अब इसके ऊपर यदि बारिश गिर रही है तो वो जो सड़ा हुआ मटेरियल है उसके अंदर का वो जो अमोनिया है वो NH3 का NH2 होता, फिर उसमें का N अलग निकल जाता, H2 अलग निकल जाता, N2 अलग निकल जाता उसमें का। इस प्रकार से नाइट्रोजन का प्रोसेस चल रहा है। तो वहाँ पर फिर क्या है, जब भी कोई पदार्थ सड़ता है तो नाइट्रोजन वहाँ से निकल जाता, और फिर जो H है बच गया वो हाइड्रोजन CH4 के साथ में, कार्बन के साथ में रिएक्शन करके फिर मीथेन गैस बनाता। तो इस प्रकार से वहाँ पर भी नाइट्रोजन काम कर रहा है। और इसी प्रकार से, और ये जो सारा है ये अमोनिया को नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट करने का काम ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे कि जिनको नाइट्रोजन उनके रिएक्शन में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो वो इस NH3 को कन्वर्ट करते हैं NH2 में, या फिर उसमें का N2 नाइट्रोजन दो N2 अलग बाहर निकाल देते, H को दूसरे के साथ में कंबाइन करके कार्बन के साथ में। तो इस प्रकार की रिएक्शन यहाँ पे चलती है। और इसी प्रकार से हमारा जो आर्टिफिशियल इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है ये भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे मिट्टी के अंदर डाल रहे हैं। तो हम लोग और कहीं जगह से मिला हुआ नाइट्रोजन उसका खाद बना के वो भी मिट्टी को डाल रहे हैं। सो इस प्रकार से अलग अलग सोर्सेज से नाइट्रोजन हम लोग यूज कर रहे, इंटरेक्शन हो रही, लेकिन आखिर में वो फिर से वापस आ रहा है सॉइल के अंदर ही, जो सॉइल से ही निकला था और अलग अलग प्रकार के प्लांट के स्वरूप में आया। फिर वो प्लांट को किसी ने दूसरे ने खाया तो वो एनिमल के स्वरूप में, प्रोटीन के स्वरूप में आया। फिर वो एनिमल खत्म होने के बाद में फिर वो अमोनिया के स्वरूप में आया। अमोनिया को फिर डिग्रेड हो गए, उसका नाइट्रिफिकेशन हो गए, नाइट्रोजन गैस अलग निकला, बचा हुआ अलग एलिमेंट जो है वो फिर से वापस आया फिर सॉइल में ही। तो इस प्रकार से ये जो नाइट्रोजन है, अब यहाँ पर और एक यहाँ पर है कि वोल्केनिक एक्शन यदि होती है तो यहाँ से भी जो लावा रस या ये निकल रहा है उसके अंदर भी कई सारे पॉइजनस गैस भी है, उसके साथ में नाइट्रेट भी जो है, नाइट्रोजन गैस जो है वो भी इवॉल्व होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ये भी कंटिन्यूस जारी है, कहीं ना कहीं तो भी हमारे अर्थ पे के ऊपर ऐसा कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है। लाइटनिंग एक्टिविटी भी हमारे बारिश के दिनों में होती है, तो कई जगह पे जो फ्री नाइट्रोजन है वो किसी के दूसरे के साथ में रिएक्ट करता है और वो फिर पानी के साथ में नीचे आता है। या ऐसा एसिड रेन की हम लोग बात करेंगे तो एसिड रेन के अंदर भी नाइट्रेट एक एटम होता है कि जो किसी साथ में एसिड बनाने के लिए काम में आता है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर के साइकिल में काम करता है और उसी को हमने दिया है नाइट्रोजन साइकिल। तो ये डायग्राम के जरिए मैंने आपको बताया। आपको ये साइकिल के डायग्राम यदि चाहे तो आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर सकते कि किस प्रकार से ये नाइट्रेट साइकिल चलता है। यदि कहीं ऐसा आपको काम पड़ा कि भाई नाइट्रोजन साइकिल के बारे में कुछ रखना है, तो एक आप छोटा सा ऐसा एक सिंबॉलिक भी यदि आपने एक साइकिल बनाया तो आपका आंसर थोड़ा अच्छा हो सकता है। फिर दूसरा है हमारा कार्बन साइकिल। ऑफ कोर्स ये भी एक इंपॉर्टेंट कार्बन साइकिल है। अब हम लोग यहाँ पर अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जो हमारे व्हीकल्स है वहाँ पर भी हम लोग बर्निंग कर रहे हैं किसी क्रूड ऑयल का या फ्यूल ऑयल का, और वहाँ से भी जो हमारा कार्बन है वो हमारा हवा में जा रहा है। इसी प्रकार से जो हमारा मटेरियल जो है, कोई भी मटेरियल पदार्थ हो यदि सड़ जाता है तो वहाँ पर भी मीथेन बन रहा है, CH4 बन रहा है, तो कार्बन तो इवॉल्व हो रहा है वहाँ पे। तो हम लोग अभी रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो CO2 बाहर छोड़ रहे हैं हम लोग, तो कार्बन बाहर छोड़ रहे हैं हम लोग। लेकिन ये भी जो है हमारा, ये हवा के अंदर हमारा CO2 का परसेंटेज बढ़ा रहा है। अब हवा के कंपोनेंट हमको मालूम है। अब इसके साथ में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे पेड़ों के लिए काम में आ रहा है। लेकिन यदि कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो हमारी जो हरित द्रव्य बनाने की जो या प्रोडक्शन जो करने की जो कैपेसिटी है यानी प्लांट्स की, वो बढ़ जाएगी। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो बोलते हैं हम लोग, फोटोसिंथेसिस से हम लोग क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके अंदर, और वो हरित द्रव्य के साथ में मिला के भी प्रोडक्शन होता है वहाँ पे। तो वहाँ पर वो हमारे लिए काम का है। तो हम लोग यहाँ पर छोड़ रहे उसको, या जितने भी प्रकार के जो एनिमल्स हमने देखा कि प्राइमरी कंज्यूमर्स है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, और ह्यूमन बीइंग भी है, या कुछ ऐसे प्लांट्स भी है कि जो दूसरे प्लांट को खाते हैं। ये सारे क्या कर रहे हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे। तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में बन रहा है हमारा, और वही कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एटमॉस्फेयर का CO2 बन रहा है। और वो CO2 होने के वजह से ही जो हमारे प्लांट्स है
तो जितना ज़्यादा जो हमको जीव सृष्टि हरी वाली दिख रही है, ये सारा जो ग्रीन बायोमास जो बन रहा है वो बिकॉज ऑफ द सनलाइट एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मेन उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है उनका। तो वनस्पतियों को कार्बन डाइऑक्साइड लगता है और जितने भी लाइव एनिमल्स है इनको ऑक्सीजन लगता है। तो ये ऑक्सीजन हम लोग रेस्पिरेट करने के बाद में CO2 के फॉर्मेट में हम एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं। तो ये हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया सभी प्रकार के जितने भी एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स है उनके लिए। और ये एटमॉस्फेयर में जाने के बाद में यहाँ से फिर से ये पेड़ों के जरिए हमारे पास फोटोसिंथेसिस के जरिए हमारे पास में, या फिर हमारे जो मरीन लाइफ है वहाँ पर प्लांट्स अलगी ये आ रहा है। कुछ जगह के कुछ प्रकार के साइनोबैक्टीरियाज भी है कि जो यहाँ पे सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए वही बन रहे हैं वो, और वहीं फिर हमारे ये ग्रास के जरिए यहाँ पर आ रहे हैं। उसमें से भी कुछ ऐसा CO2 है कि जो CO2 हमारे रूट के जरिए भी हमारे सॉइल सिस्टम के अंदर भी कहीं ना कहीं भी काम में आता है। ये जो हमारे हम लोग जो पानी डाल रहे तो पानी के अंदर भी, या जो हमारे एटमॉस्फेयर में का जो कार्बन है, कार्बोनिक एसिड बनता है उसका, वो रेन के साथ में पानी के ऊपर जमीन के ऊपर गिरता है, वो जमीन के अंदर परकोलेट होता है। तो उसमें से पानी फिल्टर होते होते पानी निकल जाता है, लेकिन कार्बन जो कार्बन संयुक्त जो है वो मिट्टी में रह जाते हैं वहाँ पे। तो मिट्टी में भी वो रिसाइड हो रहा है कहीं ना कहीं भी। तो इस प्रकार से वो मिट्टी में रिसाइड हो रहा है। तो कई जगह पे वो हमको सॉइल माइक्रोब्स और अदर जो हमारे सॉइल माइक्रोब्स है या ऑर्गेनिजम्स है वहाँ पे भी वो उसको यूज़ कर रहे हैं। और ऑर्गेनिज्म भी इसी प्रकार से रेस्पिरेशन तो कर ही रहे, या फिर उनकी कुछ ना कुछ तो रिएक्शन चालू है। तो वो भी वहाँ से कुछ तो भी CO2 जो हम लोग जो बोला हमारा जो वेस्ट है, वेस्ट के ऊपर जो मीथेन गैस बन रहा है, तो मीथेन गैस कौन बनाता वहाँ पे? जो सड़ा हुआ वहाँ से उसको सड़ने का काम तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फंक्शन ही वैसा है कि भाई कार्बन वाला फूड लो और उसको मीथेन में कन्वर्ट करो और मीथेन छोड़ दो हवा में, तो मीथेन का प्रोडक्शन वहाँ पे हो रहा है। तो एक प्रकार से ये सारी एक्टिविटी इसी प्रकार से कार्बन साइकिल का भी एक साइकिल अलग से हमारे एटमॉस्फेयर में चल रहा है। तो कार्बन इवॉल्व भी हो रहा है, कार्बन बन भी रहा है, उसको कंज्यूम भी हो रहा है वो, और कंज्यूम करके फिर से हमें वो यूज में हो रहा है। अब इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको देखने वाली है, जो हमको समझनी है कि जो साइंस के हिसाब से हम लोग देखेंगे या फिर हमारा जो समाजशास्त्र है इसके हिसाब से देखेंगे, तो देयर आर मेनी डिसीजेस आर देयर कि जो हमारे आज के हमारे समस्या में से एक मेन समस्या है, और वो समस्या निर्माण हो रही है बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। तो इसीलिए यहाँ पे जो अलग से दिखाया गया ना बर्निंग, यहाँ पे हमारा हर जगह पे हमको ये ध्यान देना है। देखो कार्बन का साइकिल नेचुरली तो अपने आप से चल रहा है बराबर, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है उसको लेके हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड में हम लोग भी कन्वर्ट कर रहे हैं, सारे जीवित प्राणी कन्वर्ट कर रहे हैं। और उसको बैलेंस करने के लिए पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर रहे हैं और ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं हमको। तो हमारे लिए तो काम बराबर चल रहा है। लेकिन बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग सम डेवलपमेंट और सम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वी वांट टू क्रिएट, और उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमको इंडस्ट्री चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, या हमारा जो इंटरेक्शन है एक अलग दूसरे वर्ल्ड से, उसके लिए भी हमको मोबिलिटी चाहिए, और उसके लिए भी हम लोग फिर फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। और ये मेजर हमारा प्रॉब्लम है कि ओवर बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल या क्रूड ऑयल बोलो या वुड, इसको जला के हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, जो नेचुरल एक्टिविटी नहीं है एक प्रकार से देखा जाए तो यदि आप पुराने इसमें यदि जाएंगे हमारे, तो पुराने ग्रंथों में आपको ऐसा कोई मिलेगा नहीं कि किसी लोगों को बीमारी हो गई थी अलग अलग प्रकार की, क्योंकि उस समय के डिसीजेस ऐसे नहीं थे, क्योंकि उस समय ये एक्टिविटी नहीं चलती थी ना। जो ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स थे वो अलग थे, वहाँ पे कोई क्रूड ऑयल नहीं चलता था और पोल्यूशन हम लोग बढ़ाते नहीं थे वहाँ पे। सो इट इज़ ए नेचुरल सपोर्टिंग सिस्टम चल रही है, तो वहाँ पर आपको ये सारा डिस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन आज के दुनिया में हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, मोबिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन जो है, इसको रोक नहीं सकते। दिस इज अगेन वन ऑफ द नीड ऑफ द मॉडर्न ईरा ह्यूमंस। और इसके लिए फिर हमको ये कार्बन साइकिल को किस प्रकार से हम लोग रिस्ट्रिक्ट रख सकते, तो अभी आपको आने वाला है। जैसा आगे हम लोग देखेंगे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके अंदर भी ये यूनाइटेड नेशन भी जो है वो कार्बन क्रेडिट की बात करती है। तो हम लोग वहीं देख रहे हैं कि आप कितना कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ने के लिए बचा रहे, यानी आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट करने के लिए। इस प्रकार के ही सस्टेनेबल एक्टिविटीज़ आपने प्लान करनी चाहिए। तो ये भी हमको यहाँ देखना है। तीसरा इंपॉर्टेंट हमारा साइकिल है फॉस्फोरस साइकिल। अब यहाँ पे फॉस्फोरस साइकिल में भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्लांट्स का जो अलग अलग जो ग्रोथ होती है वहाँ पे हमको फॉस्फोरस भी लगता है। तो ये जो प्लांट अपटेक है ये पूरा सॉइल के अंदर से हमारा यहाँ पे फॉस्फोरस या फिर उसके अलग अलग जो संयुग है
इनके जरिए ये फास्फोरस मिट्टी के अंदर आता है। अब उसके यहाँ से मेन है उसका कि हमारे प्लांट्स उसको हम लोग लेते हैं। अब ये जो प्लांट्स है, ये प्लांट्स खत्म होने के बाद में या डेड होने के बाद में वो भी ज़मीन पे गिर रहे हैं, तो वहाँ से सड़ने के बाद में उसमें से भी कुछ तो भी फास्फोरस का रिडक्शन हो रहा है फिर से, तो वो फिर से वापस आ रहा है। तो ऑर्गेनिक फास्फोरस जो है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। या इसी प्रकार से इस प्लांट को हम भी तो कंज्यूम कर ही रहे, तो हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हम भी उसको खा रहे हैं, तो हमारे एक्सक्रीटा में भी उसका कुछ ना कुछ तो डिपोजिशन आ रहा है। इस प्रकार से सभी एनिमल की जगह पे ये जो यहाँ से जो आने वाला फास्फोरस है वो फिर से हमारा वापस जा रहा है वेस्ट के स्वरूप में सॉइल के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर। इसी प्रकार से जो एनिमल मैन्यूअर और बायोसॉलिड्स जो है हमारे, ये एनिमल मैन्यूअर, इसके अंदर भी मेन कंटेंट है फास्फोरस का, तो वो भी तो हम लोग वेस्टेज करके स्वरूप में डाल दे रहे हैं ज़मीन के ऊपर, तो वहाँ से वो वापस मिल जा रहा है सॉइल को। सॉइल में से गया था, सॉइल में फिर से वापस आ गया। अब इसका कन्वर्शन कुछ अलग अलग प्रकार के क्रॉप में भी हो रहा है, तो वो क्रॉप का कंजम्पशन फिर से अल्टीमेटली कोई ना कोई एनिमल या ह्यूमन बीइंग कर रहा है, तो वहाँ से वो फास्फोरस हमारे बॉडी में आ रहा है और फिर से उसका अलग अलग कोई स्वरूप में, अलग अलग स्वरूप में फिर से हम उसको वेस्टेज करके छोड़ दे रहे हैं बाहर। सो दिस इज ऑल्सो देयर। इसी प्रकार से फास्फोरस का डिपोजिशन जो हमारे एटमॉस्फेयर में अधिक है, तो वह भी हमारे सॉइल के साथ में इंटरेक्ट करता है रेन के जरिए। सो यदि कोई एक आधी केमिकल फैक्ट्री में से कोई फास्फोरस का कोई एलिमेंट जो जहाँ पर हम लोग पर्टिकुलरली पॉइजनस गैस वगैरह जहाँ पे इवॉल्व होते हैं कुछ इंडस्ट्री में या ऐसी कुछ रिएक्शंस है वहाँ पे, तो वहाँ पर भी फास्फोरस उसके साथ में होता है, तो वो फास्फोरस भी हवा में जा रहा है, हवा में से फिर से वो पानी के साथ में वापस आ रहा है। तो इस प्रकार से दूसरा है मिनरल फर्टिलाइजर्स। ये हमारे कई सारे मिनरल फर्टिलाइजर्स है जिसके अंदर भी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है फास्फोरस। तो हमारे जो खेती के लिए जो खाद बनाते हैं उसके अंदर हमको फास्फोरस का भी प्रमाण बराबर NPK का परसेंटेज अलग अलग क्रॉप को अलग अलग लगता है, तो उसके हिसाब से उसका मिक्सचर हमको करके हमको वो खाद देना पड़ता है। तो वो जो फास्फोरस है, वो फास्फोरस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो यूज़ कर रहा है वो हम लोग मिनरल में से निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से तो कहीं से नहीं निकाल सकते आप वो फास्फोरस को। तो जहाँ पे निकाल रहे हैं हम लोग, वहाँ से जब एक्सट्रैक्शन हो रहा है तो वहाँ से मिनरल फर्टिलाइजर के स्वरूप में भी फास्फोरस हमको मिल रहा है। वो फास्फोरस का इस्तेमाल हम लोग प्लांट के लिए जो खाद के स्वरूप में कर रहे हैं, तो वो फिर से मिट्टी में ही वापस आ रहा है। इस प्रकार से जो हमारा रन ऑफ और इरोजन है, इसके जरिए भी हमारा फास्फोरस जो है वो वापस आता है। जैसा कि अलग अलग प्रकार के ये जो मिनरल्स है, तो नदी के किनारे से यदि ऐसा कोई सॉइल का स्ट्रक्चर है जहाँ पे फास्फोरस ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर वहाँ पर है, तो पानी से तो इसका इरोजन होकर वहाँ से निकलेगा, वो तो पानी के अंदर आएगा, तो कहीं ना कहीं तो भी डिपॉजिट होगा। इसी प्रकार से अलग अलग जगह पे जहाँ पर भी ये ऐसे सिर्फ फास्फोरस ही नहीं, तो अन्य प्रकार के जो मिनरल्स है वो हमारे अलग अलग जरिए फिर से हमारे अपने एनवायरनमेंट में अलग अलग एंटिटीज़ के जरिए घूम रहे हैं यहाँ पे। तो अब इस प्रकार से ये जो सारा है, अब ये रन ऑफ या इरोजन के जरिए भी यदि वाटर बॉडी में भी गया हो, तो वाटर बॉडी में भी उसका फिर से डिपोजिशन यदि हो रहा है तो वो फिर से जाएगा सॉइल में, या उसको कोई अलग अलग एनिमल खा रहा है तो वो एनिमल बाद में उसका फिर से वो मरने के बाद में उसका डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, वहाँ से फिर सारे आइटम्स वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, तो वहाँ से फिर से वो बाहर निकलेगा, फिर आखिर में जाएगा सॉइल में जो। तो इस प्रकार से ये अलग अलग सोर्सेज से ये जो हमारा फास्फोरस है ये हमारे ज़मीन के अंदर आ रहा है। पर्टिकुलरली यहाँ पे हमको ध्यान में देना है कि ये जो सॉइल है ये फास्फोरस साइकिल में सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फास्फोरस एटमॉस्फेयर में यहाँ पे ज़्यादा कोई काम में वहाँ पे रिएक्शन में नहीं आता, वो आता है डायरेक्ट इसके जरिए ही यहाँ पे। तो यहाँ सॉइल के अंदर जो फास्फोरस है, तो यहाँ पर एक जो प्रोसेस दिया है कि प्राइमरी मिनरल जो है, यानी यहाँ पे वेदरिंग की वजह से हवा के वजह से मिट्टी के कांटेक्ट में आने के बाद में जो फास्फोरस कॉन्स्टिट्यूएंट वाले जो मटेरियल है या सॉइल है, उसमें से भी फास्फोरस जो है वो बाहर निकल रहा है। सो वेदरिंग की वजह से आ रहा है, उसके बाद में एडसॉर्प्शन की वजह से भी आ रहा है। एडसॉर्प्शन बोले तो फास्फोरस या फिर उस प्रकार के जो केमिकल्स है उसके जरिए दूसरा कोई रिएक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे आइटम है कि जो फास्फोरस को कंज्यूम कर लेते, सिर्फ फास्फोरस को नहीं, अनेक ऐसी केमिकल रिएक्शन है कि जहाँ पे एडसॉर्प्शन होता है। तो वो एडसॉर्प्शन जो है वहाँ पे जैसा कि मिनरल सरफेस के ऊपर जहाँ पे हमारा मिट्टी या फिर Fe लोहा और अन्य प्रकार के जो ऑक्साइड्स है, जहाँ पे मिनरल में हम लोग उसको मिनरल के ओवर के फैक्ट्री के अंदर हम उसको निकाल रहे, तो वहाँ पर भी अलग अलग प्रकार के एडसॉर्प्शन की वजह से वो फास्फोरस हमारे मिट्टी के अंदर आ रहा है। उसी प्रकार से डिसोल्यूशन एंड प्रेसिपिटेशन, जो मैंने बताया आपको कि भाई
फास्फोरस की जो अलग अलग कंपाउंड है CAP, FeP, MnP और AIP, तो ये एल्यूमिनियम के साथ में, उसका मैग्नीज के साथ में, फेरस के साथ में और कैल्शियम के साथ में फास्फोरस के अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं हमारे, जो कि ये सारे मैग्नीज मिट्टी में अवेलेबल है हमारा, एल्यूमिनियम हमारा जो है अलग अलग केमिकल के साथ में हमारे पास में है, लोहा तो ये है सभी जगह पे, आयरन ओवर है मिट्टी के अंदर भी कई जगह पर है, और कैल्शियम भी है जो लाइमस्टोन वाले जो ऐसे कंपाउंड है। तो ये सारे जगह पे फास्फोरस उसके साथ में कंपाउंड बनाता है, और वो कंपाउंड आखिर में हमारे पास में मिट्टी में ही वो रहते हैं। अब ये कंपाउंड यदि एटमॉस्फेयर में है तो वो रेन के जरिए यहाँ पर प्रेसिपिटेशन के जरिए यहाँ पे आ जाएगा, और यदि यहाँ पर किसी ज़मीन में, मिट्टी में या किसी पत्थर में या फिर कहीं जगह पर है तो उसके ऊपर पानी गिरने की वजह से वहाँ से उसका पानी के अंदर डिजोल्यूशन होके वो फिर से आएगा मिट्टी में ही। तो इस प्रकार से हमारे नेचर में फास्फोरस भी जो है ये अलग अलग प्रकार से हमारे काम यानी एनवायरनमेंट में एक उसका साइकिल बनाता है, यानी वो कहीं से उत्पन्न हो रहा है और कहीं पे तो भी जाके ट्रांसफर होके फिर से वापस अपने सोर्स पे के पास ही आ रहा है। तो यहाँ भी एक समझना है हमको, पर्टिकुलरली फास्फोरस साइकिल ये हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि जो जैसा नाइट्रोजन वाला देखा मैंने वैसे ही अपन ने देख फास्फोरस जो है ये पर्टिकुलरली जो ग्रोथ हो रही है ये प्लांट्स की, अलग अलग प्रकार की, फिर सभी प्रकार के प्लांट्स की, वहाँ पे फास्फोरस ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है वहाँ पे। तो इस प्रकार से हम लोग ये समझ सकते हैं। और एक एक्टिविटी जैसा मैंने आपको बताया, लीचिंग मालूम है क्या होता है? लीचिंग, ये अब ये यूजुअली माइनर है, लीचिंग माइनर ही है वैसा, लेकिन लीचिंग अभी बड़े पैमाने पर भी होता है। लीचिंग का मतलब ऐसा है कि हमारा जो सब ये लीचिंग एक प्रोसेस है, एक प्रकार की लीचिंग की प्रोसेस क्या है, जैसा अभी हमारे यहाँ पे ये लाल खड़ी सुकड़ी में यहाँ पे घन कचरा व्यवस्थापन का प्लांट है, वहाँ पे अपने यहाँ का जो कचरा जमा करते सब वो गाड़ी वाले, वो ट्रक वाले वहाँ पे जाके डंप कर देते, तो वहाँ पे एक पूरे वेस्ट, सॉलिड वेस्ट का एक डिपॉजिट बन गया, उसके ऊपर पानी गिरता, जैसा पानी गिरता वहाँ पे तो कचरा है, सब प्रकार के केमिकल वहाँ पे अवेलेबल है, वो सारा जो अलग अलग रिएक्शन, जैसा कुछ चीज़ पे वहाँ पे गोबर भी है, वहाँ पे ह्यूमन भी है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सड़े हुए पदार्थ भी है, अलग अलग झाड़, पेड़ पौधे, सब्जियाँ, सब प्रकार का वेस्टेज वहाँ पर मिक्स है, कोई ऐसा एक जगह पे नहीं है। और उस पर बारिश गिर रही है, तो बारिश गिरने की वजह से उसके अंदर के जो भी केमिकल्स है वो सारे पानी के अंदर जो सोलुबल है वो पानी में सोलुबल हो जा रहे हैं। तो एक ऐसा प्रकार का पानी बन रहा है जिसके अंदर खूब सारे अलग अलग प्रकार के केमिकल्स सोलुबल है। इट इज कॉल्ड एज लीचेट। लीचेट बोले तो खूब सारे अलग अलग केमिकल्स में से रिसाव बोलते, लीचिंग बोले तो रिसाव, तो वो रिसाव जो हो रहा है वो एक प्रकार से लीचेट बोलते हैं उसको हम लोग। तो घन कचरा की जितनी भी साइट्स है ना हमारे, या फिर हमारे जो कैटल फील्ड्स है, यानी जहाँ पे हम लोग जो हमारे पशु है उनको हम लोग बांध के रखते, तो उनका जो मलमूत्र है वो ज़मीन पे गिरता है, और वो वहाँ पर बारिश जब गिरती है तो वो भी पानी के साथ में उसमें का जो अमोनिया और फास्फोरस पर्टिकुलरली जो कंपाउंड है वो पानी के अंदर घुल जाते, और एक्चुअली वो तो उसके नीचे ज़मीन ही चाहिए, वो ज़मीन वो पानी को एब्सॉर्ब कर लेती, और आखिर में वो पानी रिश्ते यानी इसलिए उसको बोला गया है लीचिंग, यानी रिसाव। वो एकदम से नहीं जाता, धीरे धीरे जाते रहता है, और उसमें से भी एक्सट्रैक्शन होते रहता है फिर अलग अलग साथ में। और ये एक लीचिंग जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस भी अलग अलग ऐसे जो कंपाउंड्स है उन कंपाउंड्स को ज़मीन के अंदर ले जाती, सॉइल के अंदर ले जाती। तो फास्फोरस वहाँ से भी लीचेट के जरिए भी आ रहा है। प्लांट से न्यूट्रिएंट्स, फक्त प्लांट से न्यूट्रिएंट्स नहीं आते यहाँ पे, पर्टिकुलरली जो फास्फोरस वाले कंपाउंड है, फास्फोरस कंपाउंड बोले तो जो हमारे ये जो से मैंने बताया ना मलमूत्र जो है हमारा, उसके अंदर जो मेन कंटेंट है हमारा फास्फोरस, तो वो वहाँ पर जा रहा है, या अमोनिया और नाइट्रेट, ये तीनों भी जो कंपाउंड है ये हमारे वेस्टेज के अंदर रहते, और ये वेस्टेज के जरिए वो ग्राउंड वाटर को भी कॉन्टेमिनेट करते हैं। सो ये जो लीचेट की प्रोसेस है ये भी अभी कई जगह पे अपने आप से नेचुरली चल रही है। अब वो सुखड़े के वहाँ पे अपन तो कुछ नहीं कर सकते, आप यदि वहाँ के आजू बाजू में जाके कुएं में से पानी निकाल के देखेंगे तो वो पानी का आप टेस्टिंग करो ग्राउंड वाटर का, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे इतने सारा केमिकल वो पानी के अंदर आया कहाँ से, क्योंकि वो तो वहीं पे रिसाव हो रहा है ना ज़मीन के अंदर, हर साल बारिश जब गिर रही तो पानी तो नीचे ही। तो इसीलिए जो वेस्टेज की साइड है उसको भी मैनेज करना जरूरी है, क्योंकि ये हमको पता रहेगा ऐसा है फास्फोरस साइकिल से वजह से इम्पैक्ट भी क्या पड़ रहा है, तो वो कंट्रोल पोजीशन में नेचुरली हो रहा है, सो इट इज़ यूजफुल। लेकिन पर एक जगह पे ऐसी कंसंट्रेट एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पर ये जो दिखाया ना
ये जो दिखाया है ना, ये रेड जोन इसीलिए दिखाया गया है। ये रेड जोन बोले तो लॉस फ्रॉम द सॉइल, लॉस फ्रॉम द सॉइल, यानी यहाँ पे जो है ये यहाँ पर सॉइल का लॉस हो रहा है, क्योंकि जो अपने को चाहिए वो सपोर्टिंग एक्टिविटी नहीं है एक प्रकार से, क्योंकि ज़्यादा पैमाने पे हो रही हो। तो ज़्यादा फास्फोरस भी कुछ काम का नहीं ना, आप पेड़ को फास्फोरस ज़्यादा हो गया तो उसके अंदर अलग प्रकार के रोग आ जाते हैं, तो ये भी हमको ध्यान में देना है। तो इस प्रकार से ये सारे जो है ये फास्फोरस साइकिल में हमारा यहाँ पर चल रहा है। अब यहाँ पर ये जो ब्लू दिखाया वाला है ना, दिस इज इनपुट टू द सॉइल, यानी जहाँ पे ये सारे एक्टिविटी से नाइट्रोजन मतलब फास्फोरस जो है हमको मिट्टी को मिल रहा है। और ये जो हरा वाला है, ये जो दिखाया वाला, ये सारे फास्फोरस के कंपाउंड है जो अलग अलग प्रोसेस से जमीन के अंदर आ रहे हैं हमारे। तो इस प्रकार से इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते कि फास्फोरस साइकिल जो है ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट है। अब इसके साथ में हम लोग आगे चलेंगे, इसको थोड़ा सा डिटेल में धीरे धीरे हम लोग जाने वाले हैं। हमारी जो इकोसिस्टम है इसको समझने के लिए, जैसा इसके पहले भी हमने देखा, सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ एनर्जी कैप्चर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स, यानी जिस प्रकार के प्लांट है वो। सो द अमाउंट ऑफ न्यू बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर्स पर यूनिट टाइम एंड स्पेस, इसको हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं हमारी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी है। तो ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अलग अलग चीज़ों से अफेक्ट हो रही है। सनलाइट कम ज़्यादा मिला तो प्रोडक्शन में कम ज़्यादा हो जाएगा, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिल रहा है कि वो तो जो मेन इंटेक है यहाँ पर हमारे वनस्पतियों का, उसी प्रकार से पानी भी इसको चाहिए। सिर्फ पेड़ को पानी नहीं मिला तो भी उसकी ग्रोथ नहीं होगी कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होने के बाद। सिमिलरली ऑक्सीजन ऑल्सो, क्योंकि ये सारे रिएक्शन में यहाँ से ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है पत्तों में से फोटोसिंथेसिस से, और यहाँ पर इसको ग्लूकोज भी लग रहा है, क्योंकि ग्लूकोज ये भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट है जो पेड़ों को यहाँ पर एनर्जी देता है। फिर यहाँ से ग्लूकोज बनता भी है, ग्लूकोज बनता भी है वहाँ पे रिएक्शन में। तो ये सारे जो चीज़ है यहाँ से हमारा प्राइमरी प्रोडक्शन हो रहा है। अब ये प्राइमरी प्रोडक्शन के ऊपर यदि हम लोग समझेंगे तो दूसरा एक कंसेप्ट है नेट प्रोडक्शन। ये नेट प्रोडक्शन में क्या हो रहा है कि जितनी एनर्जी आ रही है उसमें से हमारा ये जो है ग्रॉस एनर्जी आ रही है, उसमें से हमारा रेस्पिरेशन जो है यानी हमारे ह्यूमन बीइंग का वो हम लोग इनटेक कर रहे हैं, तो नेट प्रोडक्शन हमारा इतना ही रहेगा यहाँ पे। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन जो है दिस इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन माइनस रेस्पिरेशन। तो ये सिर्फ आपको समझना चाहिए कि जो एनर्जी आ रही है ये यहाँ पर हमको मिल रही है, इसमें से उसके लिए जो भी ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, वो ग्लूकोज यहाँ पर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन बना रहा है। लेकिन उसमें से कुछ जो चीज़ है वो हमारे एनर्जी जो है वो रेस्पिरेशन के लिए यूज़ हो रही है। सो ग्लूकोज यूज टू सप्लाई द एनर्जी टू द ड्राइव सेलुलर प्रोसेसेस। हमारे जो अलग अलग जो त्वचा में जो सेल है या वनस्पति में इसी प्रकार से जो अलग अलग सेल है, उसका जो स्टेम सेल है उसको जो फ्लावर बन रहे हैं उसके अंदर भी अलग अलग प्रकार के सेल है, इनको जो एनर्जी लग रही है वो ग्लूकोज के जरिए मिल रही है उनको, और वो ग्लूकोज बन रहा है हमारा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन में। तो वो बनने के बाद में यानी प्लांट के खुद के सेल बनाने के लिए जो एनर्जी यूज हो रही है उसके बाद में जो बच रहा है वो उसका बायोमास बन रहा है, उसका बायोमास बन रहा है। सो दैट इज एक्चुअली द नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। तो ये हमारा रिमेनिंग ग्लूकोज जो है अवेलेबल टू बी द लेट डाउन एज ए न्यू मटेरियल। तो इससे ही हमारा जो बायोमास है ना वो बायोमास बन रहा है। यानी जितने भी ऑर्गेनिक बायोमास की बात हम लोग कर रहे हैं, झाड़ पेड़ वनस्पति या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये सारा बायोमास है, और ये बायोमास हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्शन जो है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन है। यानी सेल बनाने के लिए जो एनर्जी कंज्यूम होने के बाद में जो एनर्जी बच गई उसके जरिए फिर पेड़ों की ग्रोथ होती है, उसके जरिए या वनस्पतियों की ग्रोथ होती है। तो ये हमको कंसेप्ट वाइज हमको सिर्फ थोड़ा सा मालूम चाहिए। अब उसके बाद में फिर सेकेंडरी प्रोडक्शन आ रहा है। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द न्यू बायोमास बाय कंज्यूमर्स। अब वो जो पेड़ था, झाड़ था, वनस्पति थी, ग्रास था, उसने तो वो ग्लूकोज लेके अपनी खुद की ग्रोथ कर ली, तो एक बायोमास बन गया उसका। वो बायोमास को तो मैं खा रहा हूँ एक एनिमल या ह्यूमन के जरिए, तो मैं सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। तो उसकी वजह से मेरे भी तो सेल बन रहे हैं ना, तो फिर यहाँ पर ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी आ गई वहाँ पे उसकी। सो ये बायोमास न्यू बायोमास बाय कंज्यूमर्स जब ये उसको खाते हैं तो फिर वो नया बायोमास बनता है, एंड द रेट एट विच द कंज्यूमर कन्वर्ट द ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू न्यू बायोमास ऑफ द कंज्यूमर। तो ये हमको बोलना है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो है वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पे ही डिपेंड है। वहाँ से जितना बायोमास आएगा वो कंज्यूम करके फिर सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो अपना बायोमास बनाएंगे, तो वहाँ से सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बनेगी। सो नोट दैट द सेकेंडरी प्रोडक्शन सिंपली इन्वॉल्व्स द रीपैकेजिंग। रिमेंबर यहाँ पे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में कोई नया नहीं बना रहे हम लोग, जो है उसको ही कन्वर्ट कर रहे सिर्फ। सो रीपैकेजिंग ऑफ द एनर्जी प्रीवियसली कैप्चर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। सो नो एडिशनल एनर्जी इज इंट्रोड्यूस और प्रोड्यूस इनटू द फूड चेन। तो फूड चेन में टोटल एनर्जी उतनी रहती जो पहले प्राइमरी वाले ने लिया इनटेक, वहीं से उसको एनर्जी आ गई, फिर वो आगे आगे जाएंगे।
तो इसीलिए अपने को खाने पीने को नहीं मिला तो अपन वीक हो जाएंगे, क्योंकि अपने को एक्स्ट्रा एनर्जी अपन कहीं से नहीं ले सकते, जो ले रहे। तो इसलिए अपने को भी खाना कौन सा चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स वाला खाना है। तो हम लोग बोलते हैं ना, पोषण मूल्य जो है वो भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि जो चाहिए वो मिलना ही चाहिए। वो नहीं मिला तो ग्रोथ बराबर नहीं होगी, क्योंकि हम लोग एनर्जी को डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते। वी आर डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स का भी हमको ये प्रोडक्टिविटी का ही मेन इंपॉर्टेंट ध्यान में देना है। अब ये इसके सारे जरिए हमारा इकोसिस्टम का रेगुलेशन हो रहा है। सो ऑल इकोसिस्टम रेगुलेट्स एंड मेंटेन देमसेल्फ अंडर ए सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो हमने इसके पहले भी देखा कि अलग अलग इकोसिस्टम्स है। ये इकोसिस्टम जो है ये स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन को बनाती है और उसको सेल्फ सस्टेनेबल रखती है, इसीलिए हम उसको इकोसिस्टम बोल रहे हैं। सो यदि ये इकोसिस्टम यदि स्ट्रेस हो गई तो इट ट्राइज टू रेजिस्ट एंड मेंटेन द बैलेंस, इज नोन एज होमोस्टैटिसिस। अब ये इसके आपको एग्जाम्पल ढूंढना है कि ये होमोस्टैटिसिस जो है ये कैसे होता है करके। तो जब हमारे जो इकोसिस्टम पे उस पर भार आता है, यहाँ पे हम लोग स्ट्रेस का मतलब जो है कि जो इकोसिस्टम सस्टेन नहीं कर सकती। तो जैसा कि अभी आपने वो केदारनाथ के वहाँ पे देखा होगा ना, तो वो जो नए रोड बन रहे हैं अभी उसके अंदर, तो एकदम लैंडस्लाइड हो गई। सो वो वहाँ पे भी उसकी एक बायोसिस्टम और इकोलॉजी है ना, वहाँ पर भी जो हमारे टेरेंस है और वो जो है वो सब है बराबर। वहाँ पे हमने ह्यूमन इंटरवेंशन करके कुछ हमने ऐसे हिली एरियाज के अंदर रोड बनाना शुरू किया कि जो उसका नेचुरल वेट है और जो सॉइल का स्ट्रक्चर है, जो सॉइल का स्ट्रेटा है, वो बराबर कायम नहीं रह पाया। और वो इकोसिस्टम वहाँ पे जब स्ट्रेस्ड हो गई तो स्ट्रेस्ड होने के कारण ये होमोस्टैटिसिस जैसी प्रोसेस होती है कई जगह पे। जैसा भी हमने अमरावती में भी जो पहले देखा कि जो एक दिन रात को 4 घंटे बहुत जोर से बारिश आई और पूरे मार्केट के अंदर पानी जम गया। सो ये सारे काय के एग्जाम्पल है कि इकोसिस्टम जब स्ट्रेस्ड हो जाती है तो वो खुद होके एक ऐसी रिएक्शन बनाती है कि वो खुद को बैलेंस करने के स्टेट पे लेकर आए वापस से। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द इकोसिस्टम। देन इसके अलावा फिर दूसरा है टॉलरेंस एंड द रेजिस्टेंस पॉसिबल ओनली विद इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज। यानी हमने पोल्यूशन किया तो कितना पोल्यूशन करने का है, तो मैंने आपको कल बताया, उस दिन लेक्चर में बताया था कैरिंग कैपेसिटी। तो एक इकोसिस्टम समझ लो है, यदि हमने एक अच्छा प्लांटेशन कर लिया तो वो प्लांटेशन जितना कार्बन डाइऑक्साइड जो कंज्यूम कर रहा है और उससे ऑक्सीजन बना रहा है, इसकी एक उसकी लिमिट है ना। आपने कितना भी पानी डाला वो पेड़ों को और बहुत बड़े बड़े पेड़ भी करवाए तो भी उसकी जो लिमिट है वो मिनिमम मैक्सिमम लिमिट डिसाइडेड है। तो कितने दिन तक पानी नहीं डाला तो भी पेड़ जिंदा रहेगा, तो मिनिमम लिमिट है उसकी। उतने दिन तक पानी नहीं भी मिला तो भी वो फोटोसिंथेसिस चलता रहेगा बराबर उसका। वो अलग अलग जो पेड़ है वो पेड़ अपने रूट में से जो बचा हुआ पानी है उसको इस्तेमाल कर लेता, फिर नीचे से नहीं मिला तो, या फिर रूट अलग अलग जगह पे रास्ता ढूंढे उसका। तो ये इसकी भी कैपेसिटी डिसाइडेड है। यदि ये नहीं होगा तो इसमें भी क्या है, ये रेंज है हमारे पास में कि कितने दूर तक हम लोग ये जो इकोसिस्टम का डिस्टर्बेंस है, इकोसिस्टम कितना सहन कर सकती है। इसके परे यदि गए तो फिर ये ऐसे प्रकार का स्ट्रेस होने की वजह से कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इकोसिस्टम इज सेल्फ सस्टेनेबल। तो हम इंटरवेंशन करके उसको स्ट्रेस यदि कर रहे हैं तो वो खुद को बनाने की ताकत रखती है। और जितने भी नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं, ये सारे नेचुरल डिजास्टर दे आर बिकॉज ऑफ द एनी वन ऑफ द इकोसिस्टम और मल्टीपल इकोसिस्टम्स आर गेटिंग स्ट्रेस्ड एंड बिकॉज ऑफ दिस इज हैपनिंग। तो ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। सो इफ स्ट्रेस इज टू हाई देन बैलेंस इज लॉस्ट एंड इकोसिस्टम इज कोलैप्स। अब इसके अंदर दो चीजें हैं कि कुछ सर्टन लेवल तक इकोसिस्टम खुद को रिस्टोर भी कर सकती है, लेकिन उसको फिर ह्यूमन इंटरवेंशन के बजाय छोड़ देना पड़ता, या फिर कुछ जगह पे वो इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाती है। तो जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारी कुछ स्पेसीज जो है वो डिमिनिश हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उनको रहने लायक जो इकोसिस्टम थी वो इकोसिस्टम अब बची नहीं। इसका मतलब क्या है, वो इकोसिस्टम कोलैप्स हो गई। बिकॉज एक पर्टिकुलर टाइप का इंटरवेंशन यदि हम लोग बार बार कर रहे हैं तो इकोसिस्टम भी उसको बैलेंस नहीं कर सकती। फिर वो मैक्सिमम लिमिट के पार यदि जा रहे हैं हम लोग तो इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाती है। तो ये भी हमको एक कंसेप्ट के जरिए हमने यहाँ पे समझा कि इकोसिस्टम का जो रेगुलेशन है। अब इसके अंदर दूसरा, जैसा इकोसिस्टम का रेगुलेशन तो हमने समझ लिया कि वो सेल्फ सस्टेनेबल होता है, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, उसकी मैक्सिमम मिनिमम लिमिट के अंडर में आप उसके ऊपर जो भी अलग अलग प्रकार के वेरिएशन है वो उसके अंदर ला सकते। लेकिन इसी प्रकार से इकोलॉजिकल सक्सेशन भी होता है, यानी इवॉल्व भी होती है इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम से दूसरी इकोसिस्टम बनने के लिए भी
शुरुआत होती है। और ये एक और इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये और एक यानी मैं उसको बोलूँगा कि एकदम महत्वपूर्ण एक ऐसी एक्टिविटी है कि जो नेचर में अपने आप से होती रहती है, वी कैन नॉट कंट्रोल दैट। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आप यदि देखेंगे ना तो कुछ कुछ जगह पे पत्थर के ऊपर भी एक इतने से गैप में से भी पेड़ निकलता है और उसको फूल लगता है। और बैरन लैंड है वहाँ पे, तो कहाँ उसको पानी मिल रहा है? यदि हम लोग ये सारा सोचेंगे तो उसको रूट्स कहाँ मिल रहे हैं, उसको सॉइल कहाँ पे मिल रही है, उसको नाइट्रोजन फास्फोरस देने वाला कौन है वहाँ पे, और कैसा वो ग्रोथ हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज, एक्चुअली ये है सक्सेशन। लाइफ इतनी सेल्फ सस्टेनेबल और इतनी चिवट है कि लाइफ जल्दी खत्म नहीं होती, ध्यान में रखो। कोई पूरे एनवायरनमेंट में आप किसी भी लाइव चीज को एकदम से खत्म नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज ए सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम ही है। एक सेल बोले तो भी सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम है। यदि हम लोग देखेंगे ना तो ऐसे कई सारे, अभी अपन घास देखते तो घास के ऊपर से तो कितने बार अपन चलते हैं उसको कितने बार, लेकिन वो फिर से उगता ही। बारिश के दिनों में तुम आप कितना भी काट दो उसको, थोड़ा सा वीड्स के अंदर रहता वो उसको भी फिर से कोम निकल के फिर घास आ ही जाता। तो उसको थोड़ा सा भी सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिला कि उसकी एक्टिविटी चालू हो गई वहाँ पे। तो ये सेल्फ सस्टेनेबल इकोलॉजी की वजह से हो रहा है। वो इकोलॉजी एग्जिस्ट कर रही है वहाँ पे, वो इकोसिस्टम वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए उसका सक्सेशन भी हो रहा है। सो एन ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ चेंज इन द कम्युनिटी स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल विद द टाइम mediation through the modifications in the physical environment and ultimately accumulating in a stabilized ecosystem। तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब ये है कि एक इकोसिस्टम से दूसरी इकोसिस्टम भी स्टेबलाइज होते जाती है धीरे धीरे और इवॉल्व होती जाती है। और ये हम लोग अभी पिक्चर के जरिए देखेंगे इसको। सो होल सीक्वेंस ऑफ द कम्युनिटीज विच आर ट्रांसलेटेड आर नोन एज सेरल स्टेज। अब ये शुरू में हम लोग यदि हमने देखा कि हमारे अर्थ के ऊपर भी जो उत्पत्ति हुई तो सबसे पहला जीव तो पानी के अंदर ही बना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना, फिर वो रिप्लिकेट हुआ या उसके 2 बने, फिर उससे 2 से 4 बने, और फिर कुछ ऐसे है कि जो सबसे पहला जीव हमारे समुद्र में ही बना, और वहाँ से फिर वो धीरे धीरे छोटे छोटे मछलियों के स्वरूप में फिर वो ज़मीन पे आया। तो उसके फिर अलग अलग प्रकार के जो रेप्टाइल्स है वो रेप्टाइल्स बन गए। पुराने ज़माने में हम लोग देखेंगे तो वैसे फिर वो रेप्टाइल्स ऐसे रह गए थे, उनको पानी की जरूरत नहीं रही, थोड़ा धीरे धीरे वो इकोलॉजी में से वो किनारे पे आ गए, तो वो फिर जलचर नहीं रहे, सिर्फ वो दोनों तरफ रह गए, जल पानी में भी रह सकते थे, हवा लैंड पे भी रह सकते। तो जो उभयचर हम लोग बोलते, यानी जो कुछ प्रकार के जो ऐसे एनिमल्स है, जो बेडूक है, खेकड़ा है, कछुआ है, ये जो है ये पानी के अंदर भी रह सकते, बाहर भी रह सकते। सांप भी है जो पानी के अंदर भी रह सकता, जमीन पे भी रह सकता है। तो उनका ऐसा सिस्टम बना है कि वो पानी में से भी अपटेक ले सकते हैं किसी भी एनर्जी या न्यूट्रिएंट का, या जमीन पे से भी अपटेक ले सकते हैं किसी भी एटम का या न्यूट्रिएंट का। तो इस प्रकार से वो फिर जमीन पे आए, फिर धीरे धीरे वो जमीन की तरफ बढ़ते गए, तो फिर अपना जंगल के तरफ से उनके अंदर अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन आने लग गया। तो फिर अलग अलग प्रकार के एनिमल्स का अलग अलग इकोसिस्टम है। यहाँ पे जो मैंने बोला है ना कि ये स्टेबलाइज इकोसिस्टम बनने के लिए मॉडिफिकेशंस इन द फिजिकल एनवायरनमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। यानी मुझे जो रहने के लिए परिस्थिति मिली वो मैंने वहाँ पे सस्टेन कर लिया, तो फिर मेरा रूपांतर दूसरे एक कम्युनिटी में हो गया, और इसी प्रकार से फिर यानी पेड़ों पे कूदने वाले बंदर भी बन गए, और वहाँ से धीरे धीरे अपन यहाँ तक भी आ गए, यानी अभी ह्यूमन भी बन गए हम लोग। तो ये सारा क्या है कि मॉडिफिकेशंस इन द फिजिकल एनवायरनमेंट, इसके जरिए ही इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है। यानी एक एंटिटी का उत्तराधिकारी बनना, यानी नई एंटिटी बन रही वहाँ पे। लेकिन ये एकदम से अपन जैसा बात कर रहे हैं इतने फास्ट में नहीं होता, वो तो काफ़ी सारी स्लो प्रोसेस है। और कई हमको मालूम नहीं, अभी तो कम से कम 350 करोड़ साल पहले से पृथ्वी बनी, फिर वहाँ पे पहला जीव कब आया पानी में, और वहाँ से हम लोग अब ह्यूमन तक कब आए। दिस इज़ ए लॉन्ग जर्नी, लेकिन ये अपने आप से भी चल रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कई ऐसी स्पेसीज है जो दुनिया में ख़त्म हो जा रही, और कुछ ना कुछ करके फिर नई स्पेसीज भी बन रही है। तो नई स्पेसीज बन रही बोले तो ओरिजिनल बेसिक जो पहले की जो स्पेसीज थी उसका ही मॉडिफिकेशन है। तो इस प्रकार से जो मछलियाँ भी अलग अलग प्रकार की बन गई, अभी कछुए भी अलग अलग प्रकार के कछुए आपको मिलेंगे। तो अब ये कछुए जो है वो जब जमीन पे आए तो उसके अलग प्रकार से डायनासोर के टाइप के बने कुछ,
तो इसी प्रकार से अलग अलग स्पेसीज से अलग अलग फिजिकल कंडीशन में अलग अलग एनिमल्स बने और उस एनिमल्स के जरिए अभी ह्यूमन तक हमारी जर्नी आई है। सेम हमारा पेड़ों के साथ में भी हो रहा है, यानी अलग अलग प्रकार के पेड़ के अंदर उसका अलग अलग कंडीशन के साथ में उसके जो सेल्स है उसका मॉडिफिकेशन होता गया और उसके जरिए फिर अलग अलग, अभी आपने कई ऐसे एनिमल्स देखें। तो अभी मैंने परसों के दिन एक फोटोग्राफ निकाला, तो जो ये रहता नाकतोड़ा जो रहता है ना, वो नाकतोड़ा का मैंने फ़ोटो निकाला मेरे मोबाइल से, लेकिन मेरे को लगा ही नहीं कि ये नाकतोड़ा है करके। पूरा आपके नीम के झाड़ का पत्ता रहता है ना, बस उसके जैसा था, पूरा नीम के झाड़ के पत्ते के जैसा, उसका शेप भी ऐसा ही था ऊपर से बराबर ऐसा करके, और उसके ऊपर के जो वेन्स है ना वो भी ऐसे थे अंदर के कि वो ऐसा लगता था दूर से कि एक नीम के झाड़ का पत्ता ये रखा वाला, ऐसा दोनों तरफ से बराबर ऐसा और ऐसा आकार था उसका। जब वो हिला तब मुझे पता चला कि साला पत्ता अपने आप से हिला कैसा है, वो भी टाइल्स के ऊपर, तो नीम के झाड़ का पत्ता। तो ये कहाँ से हुआ, मैंने अभी उसको मेरे फेसबुक पे भी शेयर किया। तो ये कैसा हो रहा है कि वो कंडीशन में अडॉप्ट होने के लिए वहाँ पर आपने कई सारे देखा होगा, डिस्कवरी चैनल में भी ऐसे कुछ तो भी है कि जो आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर है, जो ऑक्टोपस वगैरह जो है, ये तो ऐसे है कि वहाँ पे जो पत्थर होंगे जो कलर का होगा वैसा कलर अपना बदल लेते हो। कुछ ऐसी फिशेज भी है कि वहाँ पे अपना बचाव करने के लिए, सर्वाइवल के लिए वो अपने बॉडी के अंदर इस प्रकार का ऊर्जा का बहाव करते हैं कि अपने सेल्स का कलर भी बदल जाता और ऐसे पैटर्न्स बना देते हो ताकि वो पैटर्न में आप छुप जाए। तो शेर के पट्टे क्यों बने वाले हैं कि वो जो घास और बांस के इसके अंदर दूर से यदि देखेंगे तो जैसा पैटर्न दिखता, बीच बीच में ऐसी काली काली धारियाँ और बाकी सब सूखे वाले हरे पत्ते और घास, उसके अंदर वो शेर दिखना नहीं चाहिए दूसरे को। इसके लिए वो दिस इज नेचुरल हैपनिंग कि उसको बराबर वो अपना जो बैकग्राउंड है उसके साथ में वो मैच कर लेता। और यही इकोसिस्टम का, इकोलॉजी का सक्सेशन है कि ये फिजिकल कंडिशन में हम लोग मॉडिफाय, नाकतोडा चिड्डा म्हणतो आपण त्याला, किंवा ग्रास क्रॉपर, ग्रास हॉपर हरा वाला रहता ना ऐसा, जनरली हरा वाला अपन एक देखते, लेकिन अभी वो उसके अंदर भी ऐसे झाड़ के पत्ते के साइज का मैंने देखा नहीं। यानी ऐसे ये भी देखा मैंने कि अभी एक फुलपाखरू, वो पूरा ट्रांसपेरेंट है, उसकी पूरा जो ये है उसमें सिर्फ जो दो छेद थे, दूर से देखने के बाद में वो ऐसा आउल के जैसा, चेहरे का जैसा दिखता था, यानी घुबड़े करके यहाँ पे। तो एक्चुअली वहाँ पे दूर से देखने के बाद में वो ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई है ही नहीं भाई, क्योंकि उसको कोई ना कोई खाना नहीं चाहिए करके उसके उसमें ऐसे डेवलपमेंट हो गए बराबर। तो ऐसे कई सारे नेचर में चीज़ें हो रही है और ये है मॉडिफिकेशंस बिकॉज ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट। आसपास का जो हमारा एटमॉस्फेयर है, कंडीशन है, उसके हिसाब से हम लोग खुद को अडॉप्ट कर रहे हैं, खुद को बदलाव हमारे में ला रहे हैं अपने आप से, और ये सारा हो रहा है इकोलॉजिकल सक्सेशन की वजह से। अब ये इसके ज़्यादा बायोलॉजी में लोग डिटेल में जाएंगे नहीं, लेकिन हमको यहाँ ये समझना है कि ये जो है ये सेरल स्टेज से होता है, यानी जो हमारा सबसे छोटा अणु रहता है जहाँ से हमारी उत्पत्ति होती पूरी, उसके अंदर ये पहले बदलाव आना शुरू होते हैं, और जब उसकी ग्रोथ होती है तो वो बदलाव उसके अंदर नेक्स्ट जनरेशन में वो दिखने लगता है, अपने को नेक्स्ट जनरेशन में दिखने लगता है। सो इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द डिफरेंट सबस्ट्रेटा और द एरियाज आर नेम्ड डिफरेंटली। अब ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होने के लिए अलग अलग एरियाज है, जैसा कि हाइड्रा और हाइड्रोस्फीयर, यानी पानी के अंदर इस प्रकार का अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं, मॉडिफिकेशन हो रहे हैं। पानी के अंदर तो खूब ज़्यादा है, अभी हमने इतने समुद्र को एक्सप्लोर कर लिया है कि कई सारी अलग अलग प्रजातियाँ सिर्फ एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से अलग अलग बनती गई उसके अंदर। उसके बाद में रिसर्च दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्वेटिक मॉइस्ट एरिया, यानी हमारे जो तालाब और इसके यहाँ के दलदल वगैरह इस प्रकार के जो एरिया है वहाँ पर। और इसके बाद में जीराज यार जीरो शेयर, दीज आर स्टार्टिंग फ्रॉम द ड्राई एरिया, यानी ड्राई एरिया के अंदर भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दिख नहीं रहा है ना, वो भी बदलते जा रहा है। यानी अभी दूसरा मैंने एक नाकतोड़ा देखा कि जो पूरे पत्ते के जैसा है, सूखा हुआ पत्ता दिखता हो दूर से ऐसा, और वो अपन बोलेंगे कि वो उसके पैर भी ऐसी प्रकार के, कलर भी ऐसे ही है उसका कि वो अपने को पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर वो है करके। तो हम लोग यदि ऑब्जर्व कर रहे हैं नेचर को तो ये हमको पता चलता है कि अलग अलग है। जैसा ड्राई कंडीशन में वो पत्तों में ड्राई कंडीशन में रह के वो पत्तों को जैसा ही उसने उसको छुपा लिया या बना लिया, और बाजू से वो पता ही नहीं चलता कि भाई यहाँ पर कुछ एनिमल है करके वहाँ पे। तो इस प्रकार से अलग अलग कंडीशन में उसका इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है। सो दे कैन आल्सो बी फॉलोइंग टाइप्स। तो इसको ये तीन ही प्रकार से, लिथोस्फीयर, देन सैमोस्फीयर और हेलोस्फीयर। तो यहाँ पर ये अलग अलग प्रकार के, जैसा ये सलाइन सॉइल में हो रहा है, जो सॉइल के अंदर सबसे ज़्यादा साल्ट्स है
ऐसे सलाइन सॉइल से जरिए कुछ उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, या फिर उसी प्रकार से रेती वाले जो है, तो आप देखेंगे कि जो रेतीली ज़मीन होते हैं वहाँ पे आपको क्या बोलते हैं उसको, सरडा जाला म्हणतो अपन, लिजार्ड, उसके अलग अलग प्रकार के टाइप्स मिलते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो रेत के अंदर वहाँ पे भी रहते। देखो रेत के अंदर भी जो छोटे छोटे कीड़े हैं वो खाने के लिए लिजार्ड वहाँ पे सस्टेनेबल रहता। तो लिजार्ड से लेके फिर उसकी कई सारी स्पेशीज है। तो ड्रैगन जो रहता है ना, ड्रैगन तक का वो सारा कहाँ है, वो वाळवंट में आने वाले ये सारी चीज़ें, क्योंकि उसी प्रकार से उनकी बॉडी बनी वाली है। उनको पानी नहीं लगता, सिर्फ मांस खा के उसके ऊपर वो जिंदा रह सकते, या नहीं मिला तो भी वो रह सकते। तो इस प्रकार की उनकी सस्टेनेबिलिटी बन गई है। उसी प्रकार से कुछ प्रकार के फ्रॉग भी है कि वो भी कुछ नहीं खाते हुए भी वो जिंदा रह सकते। तो ये सारी जो चीज़ें है ये स्टार्टिंग फ्रॉम द बेयर रॉक्स, तो पत्थर के नीचे आप कभी कभी उलट के देखेंगे तो एक आध दिन अपने को उसके अंदर भी एक बेडूक निकलता, फ्रॉग निकलता, और अपने को लगता कि वो मरा हुआ है। उसके ऊपर आप थोड़ा सा पानी डाल दो तो वो जिंदा हो जाता, लेकिन वो पूरा ऐसा सूखे पत्ते के जैसा मरा हुआ ही दिखता, एकदम चपटा हो जाता। तर बेडूक हे त्याला आपण काय म्हणतो, निद्रावस्थेमध्ये जात असतात, निद्रावस्थेमध्ये जात असतात। आणि निद्रावस्थेमध्ये गेल्यामुळे त्यांची रेस्पिरेशनची गरज कमी होऊन जाते, त्यांची फूडची गरज कमी होऊन जाते। दे डू नॉट रिसाइकल एनी न्यूट्रिएंट और एनी एनर्जी, और फिर वो स्पोर स्टेट में रहते हैं वहाँ पे। और जब फिर से उनको अपना सपोर्टिव कंडीशन मिल गई, तो आप यदि देख रहे होंगे कि बारिश आने के बाद में एकदम से इतने सारे फ्रॉग जो है डरा डरा कहाँ से करते हैं, एकदम से उनका प्रोडक्शन थोड़ी हो रहा है, बट दे आर इन द स्पोर स्टेट। जमीन के अंदर अपने को दबा लेते हो डेढ़ दो फुट तक। जैसे पानी के ऊपर बारिश गिर गई, वो मिट्टी नरम होना चालू हो गए कि एकदम उनके जो सेल्स है वो सेल्स रिएक्टिवेट हो जाते, और अपने आप से वो पानी के ऊपर धीरे धीरे जमीन के ऊपर आते हैं। और यदि पानी का पॉन्ड यदि बन गया होगा तो उसके अंदर आ जाते। और फिर उनका लाइफ साइकिल भी इतना छोटा है कि बुरे बारिश के अंदर भी उनका प्रोडक्शन भी नया हो जाता। कुछ लोग बुढ़े होकर मर भी जाते हैं, वहाँ से नए भी बन जाते, और वो तुरंत वहीं पे एक्शन चालू रहती है उनकी। और जो बच जाते वो फिर से डॉर्मेंट स्टेट में चले जाते, फिर से वो जमीन के चिखल के नीचे दब जाते, फिर उसके ऊपर ऐसा सूख के दब जाते हो, कहीं पत्थर में दब जाते, फिर अगले साल बारिश आ गई। तो ये सारा इकोलॉजिकल सक्सेशन चल रहा है। इसके लिए अलग अलग कंडीशंस जो है, फिजिकल कंडीशंस जो है, ये मॉडिफिकेशन की वजह से हो रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला कि जो लाइफ है ये काफ़ी सारी चिवट है। यानी आप देखते हम लोग कहीं पे कि पत्थर के ऊपर जैसा पेड़ उग रहा है, वैसा आप कई बिल्डिंग के ऊपर भी पीपल का पेड़ देखते। तो वो बिल्डिंग के ऊपर पीपल का पेड़ बोले तो क्या है कि वो फल जो है किसी पक्षी ने खाया, और उसका जो बीज है उसके ऊपर उसके जो डाइजेशन सिस्टम है उसके अंदर उसके ऊपर एसिड का प्रभाव हुआ, तो वो बीज का जो ऊपर का कवच है जिसमें से वो कोम को फूट के बाहर निकालना पड़ता, वो थोड़ा वीक हो गया। और जो वो पक्षी जब कहीं जगह बैठता और वहाँ पे बीट करता, तो वो बीट के जो उसमें जितना न्यूट्रिएंट है और वहाँ पे उसको थोड़ा सा मॉइस्चर मिल रहा कहीं से तो भी, और वो गैप के अंदर हवा से उड़ने वाली जो मॉइस्ट धूल है, बस उसके जरिए वो जिंदगी पकड़ लेता, और उसको डायरेक्ट कोम फूट जाता वहाँ पे, और फिर वो बड़ा पीपल का झाड़ वहाँ पे उगता ऊपर के। तो ये प्रोसेस कितनी, आप सक्सेशन देखो कितना ज़बरदस्त हो रहा है, वो कितना वो पावरफुल है। वो एक एटम जो बीज के अंदर जो भी हम लोग बोल रहे हैं जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है पहले वो, तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है ये अलग अलग, यानी जीवन जो है ये किसी भी कंडीशन में खुद को सस्टेन कर सकता है। ये हमको यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। तो इसलिए या अब यहाँ पर हम लोग यदि एक इकोलॉजिकल सक्सेशन यदि समझेंगे एग्जाम्पल के जरिए, तो ये सब पड़े वाले पत्थर है। अब ये पत्थर के ऊपर धूल जमेंगे तो वो धूल जो है वो मॉइस्चर को पकड़ेंगे, मॉइस्चर पकड़ेंगे तो वहाँ पे गिलाव आ जाएगा। फिर वो धूल के अंदर भी कुछ तो भी जो माइक्रोब्स या स्पोर्स या ऐसा कुछ तो भी होंगे, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा ग्रास या फंगस या अपना जो अपना ये बोलते हैं उसको अलगीज, तो हरा वाला निकलता ना वहाँ पे, तो उस प्रकार से हम वहाँ पे बनना शुरू हो जाता। अब उसके वजह से फिर वहाँ पे उनके एक इकोसिस्टम बन जाती है, उसके ऊपर खाने वाले बारीक कीटक वगैरह वो सब वहाँ पे आ जाते, उसको खाने वाले फिर दूसरे भी वहाँ पे कभी कभी आ जाते। फिर वो उनका हो सकता कभी वो उनका एग वहाँ पे छोड़ दे, तो वहाँ से फिर वो दूसरा एनिमल वहाँ से फिर उसका प्रोडक्शन के लिए अपना जरिया बना रहा। इसी प्रकार से फिर वहाँ पे धीरे धीरे फिर ग्रास आने लगती है। तो कई ऐसे सारे ग्रास लैंड्स है कि जिनको बंजर जमीन को हमने ग्रास लैंड में भी कन्वर्ट किया है। सो दिस इज नेचुरल प्रोसेस, लेकिन नेचुरल प्रोसेस काफ़ी स्लो होती है। हम लोग उसको इंटरवेंशन करके भी हम लोग उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फिर ग्रास लैंड बन रही। अब ये ग्रास लैंड के अंदर फिर क्या हो जा रहा कि वो ग्रास को खाने वाले फिर जो
छोटे छोटे रेप्टाइल्स के अंदर उसके अंदर आ गए, फिर वहाँ पे गांडूड़ खाने के लिए फिर वहाँ पे चूहा आ गया। तो जो फूड चेन के जरिए फिर एक एक आइटम वहाँ पे एंटिटी अपना खाद्य ढूंढने के लिए वहाँ पे आ रही, और फिर उनके इंटरेक्शन के वजह से या उनके वहाँ पे सस्टेन करने के वजह से वो दूसरे एंटिटी को जन्म दे रहे, और फिर ऐसे करते करते फिर अब वहाँ पे हवा बह रही तो वो घास को अटक के जो फूल के या जो पेड़ों के बीज है वो भी ग्रास को अटक के वहीं गिर जा रहे, और वहाँ पे उसका एटमॉस्फेयर मिल रहा है तो वहाँ से पेड़ निकल रहे। या फिर हमने भी अभी जैसा देखा गाजर गवत कैसा है, बारिश आ गई अपने आप से निकल जाता, तो वो गाजर गवत के जो फूल है ना वो उसके पार्टिकल्स इतने बारीक रहते हैं, वो हवा में फैल जाते हैं, कहीं भी उड़ के चले जाते हो, और बारिश गिर गई उसको एटमॉस्फेयर में मिल गया कि गाजर गवत तुरंत उग जाता है। तो इस प्रकार का, यानी आपने कोई गाजर गवत बोया थोड़ी वहाँ पे, तो ऐसा ही फिर एक ग्रास लैंड में से फिर छोटे छोटे बुशेस बनना शुरू हो जाते, और इस प्रकार के ऐसा बढ़ाते 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 फिर श्रब्स या छोटे छोटे ट्रीज, और छोटे छोटे ट्री के बाद में फॉरेस्ट बनता है। लेकिन ये सारी प्रोसेस नेचुरली यदि देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ये प्राइमरी सक्सेशन हुआ यहाँ पे, यानी जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके जरिए हमारा प्रोड्यूसर सबसे पहला प्लांट जो है वो बना, और एक बार ये प्रोड्यूसर के ऊपर फिर डिपेंडेंट बाकी की चेन अपनी चालू हो गई, और हमारा आगे का सक्सेशन जो है सेकेंडरी सक्सेशन यानी ये ट्री बनने तक का ये हमारा शुरू हो गया। तो इस प्रकार से इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है विच इज हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अब यहाँ पे ये सक्सेशन के अंदर अब ये अलग अलग कंसेप्ट है, इसको आपको थोड़ा सा समझना है। न्यूडेशन, इट इज ए डेवलपमेंट ऑफ द बेयर एरिया विदाउट एनी लाइफ फॉर्म, यानी न्यूडेशन हो गया मतलब वहाँ पे बेयर एरिया तैयार हो गया, यानी वहाँ पे ये नहीं है न्यूट्रिएंट्स या ऐसा कुछ नहीं बचा, वहाँ पे सॉइल वगैरह नहीं बचा। या इन्वेजन यानी सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वन और मोर स्पेसीज बाय माइग्रेशन और द डिस्पिरेशन लीडिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एसेसिक, दीज आर कॉल्ड एज द पायोनियर स्पेसीज। यानी इन्वेजन बोले तो एक नई स्पेसी वहाँ पे आ जाती किसी एटमॉस्फेयर में, यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन की वजह से, और फिर वो अपना उसी को घर बना लेती, तो फिर वहीं पे उसका ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, एक प्रकार की नई एंटिटी वहाँ पे बन जाती। तो इस प्रकार से जैसा कि टुंड्रा प्रदेश के अंदर वो एस्किमो बोले तो वो पहले कोई तो भी एक आदमी अपने जैसे वहाँ पे गया होगा, बाद में वो रहते रहते वो एस्किमो जमात बन गई वहाँ पे, क्योंकि उनका सक्सेशन होते गया वहाँ पे, इकोलॉजिकल सक्सेशन वहाँ के कंडीशन के हिसाब से वो सस्टेन करते गए खुद को। तो फिर उनके जो जानवर थे वो भी उसी प्रकार के जैसा रेनडियर वगैरह या जो ऐसे उस प्रकार के बन गए, क्योंकि उनको उसी प्रकार के वहाँ एरिया में रहना है, उसी प्रकार के बुशेस वगैरह काटेरी जो झाड़ है उसको ही खाना है, तो उनका डाइजेशन सिस्टम भी अपने आप से चेंज होता गया इस प्रकार से। तो इस प्रकार से सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन होता रहता है। कंपटीशन एंड द कोएक्शन, ऑफकोर्स ये हमको मालूम है डार्विन के सिद्धांत में भी, यहाँ पर भी एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीजेस देयर इज ए डेवलपमेंट ऑफ कंपटीशन फॉर द स्पेस, वाटर एंड न्यूट्रिशन। किसी एंटिटी की संख्या बढ़ गई तो वहाँ पे कंपटीशन होती है या फिर कोएक्शन भी होती है वहाँ पे। अब कोएक्शन के वजह से प्रोडक्शन होकर आगे बढ़ते जा रहा है उसकी संख्या, और कंपटीशन की वजह से झगड़े होकर खत्म होकर संख्या भी कम हो रही है, या फिर न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से, फूड नहीं मिलने की वजह से भी उनकी लाइफ कम हो रही है। तो लाइफ कम हो रही तो उनका भी अंत हो रहा है। तो इस प्रकार से कंपटीशन और कोएक्शन दोनों भी चल रही है। सो दिस इज अगेन विद इन द डिफरेंट स्पेसीज, ये अलग अलग स्पेसीज के लिए अलग अलग एरिया में अलग अलग जगह पे हो रहा है, और इंट्रा स्पेसिफिक विद इन द सेम स्पेसीज ऑल्सो ये हो रहा है। तो ये सारा इकोलॉजिकल सक्सेशन की प्रोसेस है, ये ऑल ओवर द चल रही है। देन रिएक्शन, द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोज uses water and nutrients from the substratum having the strong influence of the environment which modifies to a large extent, it is called as reaction। यानी बार बार कोई चीज यदि हो रही है, ये न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सबस्ट्रेटम हैविंग द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, यानी किसी जमीन में यदि एक प्रकार का, अभी जैसा हम लोग आप यहाँ पर देखेंगे अस्पा बर्नसन्स के बाजू में एक वहाँ पे ऐसा पानी का तालाब बने वाला है, आप यदि देखेंगे तो एकदम जस्ट बाजू में लग के, और वहाँ पे वो प्लॉट खुला है, तो क्या है आजू बाजू के सब लोगों ने अपना गंदा पानी वहीं डालना चालू कर दिया, कार वॉशिंग का पानी, आजू बाजू में दो तीन इंडस्ट्री वगैरह का सब पानी, और वहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड तैयार हो गया। अब वो पॉन्ड के अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या जो अमोनिया और इस प्रकार के जो न्यूट्रिएंट है उसकी इतनी प्रकार की क्वांटिटी बढ़ गई वो पानी के अंदर कि वहाँ पे वो जो न्यूट्रिएंट वाले जो प्लांट आते, उसको क्या हम लोग बोल रहे हैं, फाइटोप्लैंक्टन के टाइप की है लेकिन बड़े वाले झाड़, यानी जहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि चमकोरा, करदोड़ी या फिर ऐसे कुछ विषारी भी पेड़ है वहाँ पे, क्योंकि उनको क्या लगता है, उनको हाई न्यूट्रिएंट चाहिए, तो हाई न्यूट्रिएंट का वहाँ पे उनको उपलब्धि होने के कारण से उनकी बढ़ोतरी हो रही है, जबकि वो हमारे काम के नहीं है। तो ऐसा भी होता है कि यहाँ पे एकदम न्यूट्रिएंट जो है वो किसी प्रकार का एक मिल गया, तो यानी एक प्रकार की रिएक्शन ही है ना वो, कि वो उसकी रिएक्शन होकर वो उसकी ग्रोथ अपने आप से हो रही है। तो ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं यहाँ पे। उसके हिसाब से फिर ऐसा ही है हमारा स्टेबिलाइजेशन। द सक्सेशन अल्टीमेटली क्यूमुलेट्स इन ए स्टेबल कम्युनिटी
कॉल्ड एज क्लाइमेक्स विच इज़ एन इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट। यानी यहीं से ये स्टेबलाइजेशन के जरिए ही अभी क्या हो रहा है, रिएक्शन के वजह से कोई तो भी नया कुछ तो भी बन जा रहा और बाद में धीरे धीरे वो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट में खुद को सस्टेन कर रहा, तो एक नई एंटिटी या नई स्पेसीज बन रही। तो इसी प्रकार से हम लोग बोलते हैं कि भाई अलग अलग प्रकार की स्पेसीज रोज बन रही है और अलग अलग प्रकार की नई स्पेसीज भी उभर रही है और पुरानी स्पेसीज खत्म भी हो रही है। तो इस प्रकार से हमको ये सारा सक्सेशन जो है वो देखने को मिलता है। अब ये सक्सेशन यदि सीरियल स्टेज में हम लोग पकड़ेंगे या एनिमल प्लांट के जैसे हमने सोचा, तो जैसा भी पहले बताया मैंने कि छोटे ऐसे प्लांट बनेंगे, फिर उसका थोड़ा प्लांट के अंदर के टाइप बदलते जाएगा, फिर बुशेज ग्रास ऐसे सब आते जाएंगे, फिर उसमें से बुशेज आएंगे, फिर धीरे धीरे क्योंकि यहाँ पे ये इसका जो वेस्टेज है ये जो घास सूख रहा वो नीचे गिर रहा, उसके भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन रहे, तो वो भी सॉइल को कंट्रीब्यूट कर रहे, तो फिर इनके लिए भी रूट सिस्टम के लिए भी जगह बन रही है वहाँ पे, और इसीलिए फिर ये रूट बढ़ सकता है यहाँ पे उसका। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हो रही है। तो धीरे धीरे करके जैसा कि ये अपन जैसा बड़ा जंगल बोल रहे, तो ये जंगल बनते रहता है। अभी ये जो नया बीच में कंसेप्ट आया था वो कोई तो भी है, उसने वो अपना आर्टिफिशियल हम लोग जंगल बना सकते हैं हमारा। तो अलग अलग प्रकार की यदि पेड़ हमने एक ही किसी जगह में लगा दिए और उसको छोड़ दिए, उसको सिर्फ हवा पानी और मिलने दिया अपने आप से, तो वहाँ पे एक नेचुरल जंगल हम लोग बना सकते हैं। जो नेचर में प्रोसेस चलता है ये इकोलॉजिकल सक्सेशन, वैसा हम लोग आर्टिफिशियल भी करने की अभी सोच रहे हैं बहुत सी जगह पे, कि ताकि वो सारी इकोसिस्टम जो है वो हमारी हम लोग डेवलप कर सके। तो अब ये जो मैंने उसके जो टाइप्स बताए थे हमारे इकोलॉजिकल सक्सेशन के टाइप्स जो है, तो हाइड्रा बोले तो पानी के अंदर कैसा हो रहा है कि अभी यहाँ पर कुछ ऐसे पेड़ है, जो स्पेसीज है कि जो समुद्र के अंदर पानी के अंदर डूबी हुई रहती है, वहीं पे उनका ग्रोथ हो रहा है क्योंकि उस प्रकार का न्यूट्रिएंट वगैरह उनको वहाँ पर मिल रहा है। कुछ ऐसे कि जो फ्लोटिंग वाले हैं, फाइटोप्लैंक्टन वाले, उसको नीचे से अमोनिया और इस प्रकार के न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं और ऊपर से सनलाइट लेके वो अपना फूड बना रहे, तो इस प्रकार के फाइटोप्लैंक्टन है। अब उसके अंदर भी कुछ कुछ जगह पे ऐसी जो बीज है, वो बीज को भी यदि पानी के ऊपर तरंग है वो और नीचे से उसको यदि तो अलग प्रकार का रूट बन रहा, तो फ्लोटिंग वाले ऐसे कुछ प्लांट्स है जो वहाँ पे आ रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन अब ये हम लोग जमीन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर देखो ये डीप पानी के अंदर अलग प्रकार से है। इसी प्रकार से फिर यहीं से कुछ ऐसे प्लांट्स है कि जो थोड़ा सा जमीन में से न्यूट्रिएंट लेने के लिए अटैच हो जाते हैं वहाँ पे, और फिर उनको यहाँ से भी मिलता, लेकिन उसके जो पत्ते हैं वो ऊपर रहते क्योंकि उसको पानी के अंदर नहीं रह सकता, वो ऊपर चाहिए। तो उसका स्टेम अंदर है, रूट ले रहा है वो जमीन यहाँ से मिट्टी में से ले रहा है न्यूट्रिएंट, लेकिन वो ऊपर में है। इस प्रकार से फिर ये रीड स्वैम्प वाले भी फिर इसके जो पत्ते हैं उसकी साइज ग्रोथ बढ़ रही है, और ऐसा करते करते इकोलॉजिकल सक्सेशन जो हाइड्रा के वजह से, यानी जो जीवन पानी में शुरू हुआ धीरे 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 करते 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 जमीन में आया, और फिर इसी प्रकार से फिर पानी के किनारे फिर हमारी मार्शी लैंड होती है, दलदल बनती है, फिर दलदल में भी ऐसा करते करते दलदल सूख रही, फिर जमीन बन रही, और ऐसा फिर वहाँ पर पेड़ उग रहे, और फिर इस प्रकार से अब कुछ पेड़ ऐसे है कि जो उसी एटमॉस्फेयर में वहाँ पे काफ़ी पैमाने पर दिखेंगे, उसको बोल रहे हैं हम लोग क्लाइमैक्स। यानी आप किसी एक आधे जंगल में जाएंगे तो आपको सब उसी प्रकार के पेड़ दिखेंगे, वो पेड़ वहाँ पे इसी प्रकार की इसलिए है कि वो एक वहाँ का वो क्लाइमैक्स है, यानी वो वहाँ के एनवायरमेंटल कंडीशन में वो एंटिटी ने खुद को इतना एडजस्ट कर लिया बराबर कि इसलिए उसकी ग्रोथ आपको सब जगह मिल रही, तो फिर वो वहीं पे अपने को वो एंटिटी आपको मिलेगी। तो इस प्रकार से क्लाइमैक्स भी बनते। तो ये सारा प्रोसेस इकोलॉजिकल सक्सेशन के जरिए हो रहा है। जीराच यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जैसा मैंने पहले भी समझाया कि ये बेयर रॉक है, तो उसके ऊपर हमारा यहाँ पे कुछ लीचेट आ गया, या फिर उसके ऊपर कुछ बारिश गिर गई या कुछ वेस्टेज आ गया, अपने को गिर गया, हवा में से आया या स्पोर से आया, और वहाँ पे फिर धीरे धीरे ऐसी ग्रीनरी बनने लग जाती है। अब उसके ऊपर फिर कोई कीड़े कीटक आ रहे हैं, वो भी वहाँ पे इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो खा रहे हैं अपना, उनका वेस्टेज वहाँ पे गिर रहा, या वो कहीं से वहाँ पे मर के गिर जा रहे हैं, तो उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसका सड़ा हुआ मांस वो भी कन्वर्ट हो रहा है कुछ तो भी अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के अंदर। ऐसे करते करते फिर ये पेरेनियल हर्ब्स यहाँ पे आने लग जाते, फिर यानी हर साल बराबर बारिश आ गई कि वो पेड़ उगेंगे वहीं पे, फिर धूपकाले में वो खत्म हो जाएंगे, सूख जाएंगे, वहीं पे उसका ऑर्गेनिक मैटर बन जाएगा, फिर वहाँ पे वो सॉइल को कंट्रीब्यूट करेंगे, फिर से अगले साल और नया। ऐसा करते करते फिर हमारा फिर ये श्रब्स बन रहे, छोटे छोटे झाड़, और फिर बाद में बड़े बड़े झाड़ भी बन रहे। तो ये बेयर लैंड में भी ऐसा होता है। तो ये जो है जेरा सक्सेशन है यहाँ पे जो बेयर रॉक के अंदर या जो बंजर जमीन है वहाँ पर भी, लेकिन ये प्रोसेस इतनी स्लो है कि हम लोग जनरली हमारे 100 साल में एकदम से इतना बदलाव नहीं देखते हमारे। अब इसके उल्टा भी चालू हो गया। अब ये जो हम लोग सक्सेशन देख रहे हैं ना, ये उल्टा भी चालू हो गया, क्योंकि जो हमारा ह्यूमन इंटरवेंशन इतना बढ़ गया कि अब आपको देख रहे हैं तो आप यदि जैसा अभी मैं प्रॉपर चिकलदरा से हूँ, तो मैं मेरे बचपन में जो जंगल देखता था वैसा जंगल अभी रहा नहीं, तो उल्टा भी हो रहा।
तो जंगल बढ़ने के बजाय, इकोलॉजिकल सक्सेशन होने के बजाय अब उसके लिए फिर अपना जो पोल्यूशन है वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज जो है और हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो कंडीशन भी तो नहीं रह रही ना, तो ये भी हमको वहाँ पर देखना है। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे कंसेप्ट के जरिए समझनी है। अब इसके अंदर हम लोग यदि ये टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा ओशियन, ये अलग प्रकार की इकोसिस्टम है। फिर इस्टरीज या फिर सी कोस्ट जो है, समुद्र के किनारे वाले जो एरिया है हमारे, और फिर यहाँ पे समुद्र, तालाब या फिर बड़े बड़े जो सरोवर है वो अलग इकोसिस्टम है यहाँ पर, या फिर रिवर और नदियाँ और झरने, तो ये अलग अलग इकोसिस्टम में यहाँ पे हमको मिल रहा है। अब यहाँ पर दो चीज़ें यदि देखेंगे हम लोग, यानी इस्टरी और ये यानी हम लोग जो बोल रहे हैं खाड़ी और समुंदर, इसके अंदर मरीन लाइफ इकोसिस्टम यहाँ पे बन रही है। तो इसका यहाँ का अलग चीज़ है। यहाँ पर फ्रेश वाटर है पॉन्ड और रिवर के अंदर, तो यहाँ की अलग इकोसिस्टम है, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम, क्योंकि ये सिर्फ पानी में चलने वाला है। अब यहाँ पे हम लोग यदि इधर आ रहे, टेरेस्ट्रियल में आ रहे, तो बर्फीले प्रदेश में टुंड्रा प्रदेश है, फिर कई जगह पे जंगल है, यहाँ पे कई जगह पे हमारे पूरे डेजर्ट के जैसा है पूरा, और रेतीली ज़मीन है यहाँ पे, फिर कुछ जगह पे सिर्फ पूरे घास ही घास है, घास के मैदान है। पठारी प्रदेश हम लोग जहाँ पर बोल रहे हैं, डिपोजिशन ऑफ द सॉइल वहाँ पे हो रहा है, तो अच्छा एटमॉस्फेयर है वहाँ पे ग्रास लैंड के लिए। फिर एग्रीकल्चर ज़मीन है हमारी, जहाँ पर हमने खुद आर्टिफिशियली भी हमने कुछ प्लांटेशन करके हमारा क्रॉप लेने का शुरुआत किया, तो हमारा उस प्रकार का भी एग्रीकल्चर लैंड का एक अलग एरिया है। और इसी प्रकार से कुछ जगह पे हमने गार्डन भी डेवलप किए। तो ये भी सारे, ये सब छोटे छोटे इकोसिस्टम है, अपने आप में सेल्फ सस्टेनेबल भी है वो। यदि अब ये जो है इसमें के जो टुंड्रा, फॉरेस्ट और डेजर्ट है और ग्रास लैंड, ये नेचुरल इकोसिस्टम से, नेचुरल प्रोसेस से बने हुए हैं। और गार्डन और क्रॉप फील्ड यानी एग्रीकल्चर, क्रॉप और गार्डन, ये हमने मैन मेड किया है। तो ये प्रकार का हम लोग ये स्ट्रक्चर से यहाँ से समझ सकते हैं। और फिर यहाँ पर आगे हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, यानी जंगल या जो पहाड़ है वहाँ पे मिलने वाली सिस्टम, ये सारी सिस्टम है ज़मीन के ऊपर मिलने वाली। तो मरीन एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये दो मेजर इकोसिस्टम हमारी हो गई। और ये दोनों के साथ में फिर अभी यहाँ पे सनलाइट के जरिए इनको सबको एनर्जी मिल रही है, और उसका अलग अलग फॉर्म में काम हो रहा है। और ये सब हो रहा है, लेकिन फिर भी ये साइकिल में ही हो रहा है, यानी हर जगह पे प्रोड्यूसर अपना काम कर रहा है, वो एनर्जी ले रहा है, उसको कन्वर्ट कर रहा है बायोमास के अंदर। जो बायोमास है उसको कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, और वो कंज्यूमर के जरिए फिर वो कंज्यूमर खत्म होने के बाद में या उसकी लाइफ डिमिनिश होने के बाद में वो उसका भी डिकम्पोजिशन हो रहा है, और डिकम्पोजिशन होकर फिर से वो मिट्टी में मिल जा रहा है, और फिर उसी मिट्टी के ऊपर फिर से नया प्रोड्यूसर यानी फिर से घास या फिर बन रहे, और ये एनर्जी का साइकिल इसी प्रकार से चालू है। तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम को हम लोग एक सिंपल डायग्राम में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको आपने डायग्राम को याद कर लिया तो आप अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब ये सारे के अंदर हम लोग थोड़ा शॉर्टकट में भी यहाँ पे जाएंगे, जैसा फॉरेस्ट, ये सारे की चीज़ को हमको थोड़ा सा अंदर में जाके समझना है। अब जैसा फॉरेस्ट का यदि बोलेंगे तो फॉरेस्ट हम सब ने देखा है। अब इसके अंदर आप देखो कि फॉरेस्ट ऑक्यूपाइज रफली 40% ऑफ द लैंड हमारे इसके ऊपर। अब ये थोड़ा चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में देना है, लेकिन हम लोग इसको क्यों समझ रहे हैं कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम को समझने के लिए हमको वहाँ के जो चीज़ें है वो हम लोग यहाँ पर रिवाइज करेंगे, कि जैसा कि ये अबायोटिक कंपोनेंट है, दिस इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब यहाँ पर ये पूरी तरह से जैविक नहीं है, ये वहाँ पर पत्थर और सारे चीज़ें आ गए, वहाँ पे बायोटिक अबायोटिक दोनों आ गए, लेकिन ये अबायोटिक कंपोनेंट जो है उसका यहाँ पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आपको जंगल में मिलेंगे। प्रेजेंट इन द सॉइल और एटमॉस्फेयर इन एडिशन टू द मिनरल प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट, एंड इफ फाइंड डेड ऑर्गेनिक डेब्रीज मोर एवर लाइट कंडीशन। तो ये यहाँ पर आपको सारा ये जंगल में हमको मिल रहा है, और इसीलिए ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटिफिकेशन इन द प्लांट यहाँ पे दिखाई देता है, यानी अलग अलग प्रकार के वैरायटी आपको फॉरेस्ट के अंदर दिखेंगी। अब यहाँ अबायोटिक कंपोनेंट में आपने मोर ओवर क्या देखा कि यहाँ पे पर्टिकुलरली मिनरल्स जो है, ऑर्गेनिक डेब्रीज यानी जो बायोमास है वो खराब हुआ वाला बायोमास या अच्छा वाला बायोमास, तो इसका आपको एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटिफिकेशन फॉरेस्ट के अंदर मिलेगा। यदि फॉरेस्ट के बायोटिक कंपोनेंट हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको प्रोड्यूसर्स मिलेंगे जो पर्टिकुलरली ट्रीज से लेके सारे अलग अलग फूड वगैरह से लेके अपना खाना बना रहे। तो मेन फंक्शन है यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट है प्रोड्यूसर्स का, और उसको कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर भी फॉरेस्ट के अंदर अवेलेबल है। अब ये कंज्यूमर्स यदि हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो प्रोड्यूसर के जरिए हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, छोटे छोटे ट्रीज, बुशेस और श्रब्स, ये सारे प्रोड्यूसर्स हो गए जंगल के अंदर। और कंज्यूमर्स में प्राइमरी कंज्यूमर्स है यहाँ पे, तो ये हर्बीवोरस है जो घास खाने वाले एनिमल्स है, फिर यहाँ पे ट्री लीव्स है, फिर एंड्स है, बेटल्स है, ये ग्रास हॉपर्स है, ये सारी चीज़ें जो है। फिर बड़े इसके अंदर देखेंगे तो एलिफेंट, डियर, स्क्विरल, पर्टिकुलरली ये सारे ग्रास या जंगल पे डिपेंडेंट है ये सारी चीज़ें।
तो ये मेन कंज्यूमर्स है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन में नहीं ज़्यादा देख रहे, सिर्फ समझना है हमको यहाँ पे। अब ये हो गए हमारे बायोटिक कंपोनेंट, उसके अंदर कंज्यूमर्स आ गए, फिर यहाँ पे आ गए सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी आ गए। तो यहाँ पे आपको स्नेक, बर्ड्स, लिजार्ड्स ये भी हमको मिलेंगे फॉरेस्ट के अंदर। फिर टर्शरी कंज्यूमर में जाएंगे तो इनके आगे बढ़ने वाले फिर लायन, टाइगर, ये वो उनको सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाले वो भी आपको जंगल के अंदर मिलेंगे। और डीकम्पोजर्स भी मिलेंगे, जैसे डीकम्पोजर्स में हमने यहाँ पे वाइड वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जंगल में आपको सब मिलता है। सो फंगी, बैक्टीरिया ये सारा मिल रहा है। आल्सो प्रेजेंट्स द इपीफाइटिस, लिनेनस और एक्सट्रीमली डाइवर्स एंड प्रोडक्टिव। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम ये हमारी ऐसी है कि यहाँ पे वेराइटी ऑफ एंटिटीज, वेराइटी ऑफ स्पेसीज, वेराइटी ऑफ प्रोड्यूसर्स, और वो जो फूड चेन की हम लोग जो बात कर रहे हैं वो पूरी आपको यहाँ पर मिलती है बराबर फॉरेस्ट के अंदर। तो ये एक इकोसिस्टम यहाँ पर हमारी हो गई। फिर यहाँ पे अंदर यदि फॉरेस्ट का लेयर स्ट्रक्चर हम लोग समझेंगे तो यहाँ पे कुछ जो है छोटे छोटे प्लांट होते हैं, ये 15 फीट तक वाले, जो बोले 5 मीटर तक का जो बोल रहे हैं हम लोग, अंडर ग्रोथ वाले प्लांट होते हैं। फिर यहाँ पे 55 फीट तक यानी 17 मीटर तक जो है ये अंडर स्टोरी वाले प्लांट हम लोग बोल रहे हैं। फिर कुछ है कैनोपी वाले, जो यानी छाव बनाते हैं, पूरा शेड बनाते हैं बड़े। और उसके बाद में फिर इमर्जेंट लेयर वाले, तो उससे भी कुछ ऊपर उठ के वाले। तो फॉरेस्ट के अंदर आपको ये सारी इस प्रकार की स्पेसीज मिलेंगी। ये लेयर स्ट्रक्चर है हमारे एक एंटिटी का। तो फॉरेस्ट में आपको ये सारा अलग अलग टेम्परेचर लेवल के हिसाब से फिर अलग अलग पेड़ अलग अलग हाइट तक बढ़ता है बराबर, और वो सारा अपने को यहाँ पे फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा। दूसरी इकोसिस्टम यहाँ पर यहाँ आ रही है हमारी डेजर्ट इकोसिस्टम। तो डेजर्ट इकोसिस्टम में अभी हम थोड़ा सा समझेंगे, हमको पता है। तो अबायोटिक कंपोनेंट यहाँ पर क्या है, लाइट, टेम्परेचर और मिनरल्स। रेत के अंदर आपको अलग अलग मिनरल्स मिल सकते हैं, सिलिकॉन पर्टिकुलरली मेजर कंट्रीब्यूटर है यहाँ पे। और टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है क्योंकि वो सारा एब्सॉर्ब करके रखता है डेजर्ट टेम्परेचर को, हीट को। और यहाँ पर लाइट भी आपको मिलेगा, रिफ्रैक्शन होता है हमारे एटमॉस्फेयर में भी। बायोटिक कंपोनेंट यदि देखेंगे तो बायोटिक कंपोनेंट में आपको यहाँ पे झुड़ुप बोलते हैं हम लोग, श्रब्स, काटेरी जो पेड़ है वो यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे। यानी जिनको पत्ते नहीं रहते, उनका जो रहने का, उनका उगने का जो तरीका रहता है तो अलग रहता, क्योंकि क्लोरोफिल बना के वो पत्ते बना के फूड नहीं बना सकते हो, तो वो अलग प्रकार के झाड़ आपको डेजर्ट के अंदर मिलेंगे। और सम ग्रासेस, कुछ है ग्रासेस की जो थोड़ा रूट्स में से हमको मिल जाते हैं, और फ्यू ट्रीज। तो डेजर्ट के अंदर बायोटिक कंपोनेंट काफ़ी कम अपने को देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पे जैसा कि बायोटिक कंपोनेंट में हम लोग देखेंगे कैक्टी या ज़ेरोफाइटस या मॉसेस, या ऐसे अपने को कैक्टस है ना, अलग अलग प्रकार के कैक्टस जो है, तो पेड़ तो रहते नहीं, वो हरे प्रकार की उसकी हरे कलर की उसकी स्किन ही रहती, जो स्टेम रहता वही खुद पेड़ रहता, वही खुद अपने लिए फूड बनाता। तो इस प्रकार के ये आपको यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट मिलेंगे। कंज्यूमर्स में यहाँ पे हम लोग देखेंगे एनिमल के अंदर आपको रेप्टाइल्स मिलेंगे ज़्यादा करके, है ना। ये रेप्टाइल्स के अंदर फिर कुछ इंसेक्ट्स भी मिलेंगे, जैसा कि मकड़ी वगैरह, या ऐसे कुछ इंसेक्ट्स है कि जो ऐसे ड्राई एरिया में वो खुद को रख सकते, क्योंकि उनकी पानी की गरज नहीं रहती, उनको सिर्फ फूड चाहिए। तो उस प्रकार से रोडेंट्स भी मिलेंगे आपको यहाँ पे, कुछ बर्ड्स भी मिलेंगे जो उसको वहाँ पे छोटे इंसेक्ट्स को खाने वाले वहाँ पे जो सस्टेन कर सकते हैं वहाँ पे। तो इस प्रकार से आपको, और फिर ये कैमल, क्योंकि उसका ऐसी रचना बनी है कि वो खुद के लिए खुद का पानी स्टोर कर सकता है, तो इसीलिए वो डिजर्ट में सस्टेन कर सकता है। तो ये कैमल स्पीसीज आपको वहाँ पर मिलेगी। और इस प्रकार से कुछ ऐसे प्लांट्स है कि जो खुद के लिए पानी स्टोर कर सकते हैं, वही प्लांट वहाँ पर बढ़ते हैं। तो ये हो गए हमारे कंज्यूमर्स। अब इसके ऊपर डिपेंडेंट ये जो सारे रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स और हमारे रोडेंट, बर्ड्स है, और फिर हमारा ये कैमल और ये कुछ टेंडर प्लांट्स है, इसके ऊपर फिर हमारे जो भी आगे के सेकेंडरी कंज्यूमर्स है वो वहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन वो वहाँ पे रिसाइड नहीं करते हमेशा के लिए, क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर सकते उसके लिए। अब फिर वहाँ पे आ जा रहा है डिकम्पोजर्स। सो दीज आर वेरी फ्यू एंड ड्यू टू द पुअर वेजिटेशन द अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इज वेरी लेस, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ना। जैसा पेड़ जंगल के अंदर खूब सारा ऑर्गेनिक मैटर है, वो खत्म होकर गिर के नीचे जाएगा तो उसका डिकम्पोजिशन बनेगा। तो बिकॉज वहाँ पे डिकम्पोजिशन कम है, इसीलिए डेजर्ट में भी नई इकोसिस्टम जल्दी नहीं बनती, क्योंकि वो कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रहा है ना इकोलॉजिकल साइकिल को। सो दे आर सम फंगी एंड बैक्टीरिया, बस यही प्रकार के जो ड्राई वाले ऐसे स्पेसीज है वो आपको यहाँ पे डिकम्पोजर्स के जरिए मिलेंगे, और वो भी टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के अंदर। अब उसके अंदर भी हम लोग यदि ट्रॉपिकल डेजर्ट की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर फिर ज़्यादा हीट होती है, एकदम ड्राई एटमॉस्फेयर होता है। तो जैसा कि सहारा और थार डेजर्ट, उसके एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं, ट्रॉपिकल डेजर्ट। उसके बाद में टेम्परेट डेजर्ट बोलेंगे यहाँ पे, तो डे टेम्परेचर वेरी हॉट, इन समर एंड नाइट इज़ वेरी कूल, एकदम टेम्परेचर का वेरिएशन है वहाँ पे हर दिन। तो जैसा कि मॉन्जोवे इन साउथ कैलिफोर्निया,
यहाँ पे हम लोग ये एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। कोल्ड डेजर्ट भी है वहाँ पे, जैसा कोल्ड विंटर और वार्म समर होता है वहाँ पे, सो गोबी डेजर्ट जो है। तो ये ऐसी प्रकार की ये सभी प्रकार के इकोसिस्टम ही है जिसको हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ट्रॉपिकल डेजर्ट, उसके बाद में टेम्परेचर डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। तो ये अलग अलग प्रकार का कंडीशन होने की वजह से हमको वहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो वाळवंट हम लोग बोल रहे हैं वो मिल रहा है। अब आ रहा है फिर मेन हमारा प्रोड्यूसर्स जो है वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अब ग्रासलैंड इकोसिस्टम 19% अर्थ सरफेस को कवर करती है। कई जगह पे हमारे ऐसे बड़े बड़े ग्रासलैंड्स है, कई देशों में हमारे यहाँ पे, और जितनी भी जमीन है उसके ऊपर 90% यानी अभी भी ये कम है। देखो आप, ग्रासलैंड वैसे भी कम है एक प्रकार से देखा जाए। दिस इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। और अभी हमारे लिए हम लोग एग्रीकल्चर क्रॉप बना के हम लोग हमारे लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो अबाइडिक कंपोनेंट में यहाँ पर हम लोग देखेंगे ग्रासलैंड के अंदर, तो सबसे पहला सॉइल जो है अबाइडिक कंपोनेंट है वो, लेकिन सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर है वो प्रोडक्शन के लिए। फिर एरियल एनवायरनमेंट भी जो है हमारा, उसके आजू बाजू में फिर आपको जो फास्फोरस, सल्फर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो मिट्टी के अंदर अमोनिया और नाइट्रेट ये प्रेजेंट है, ये सारे अबाइडिक कंपोनेंट है। वो जैविक कंपोनेंट नहीं है, अजैविक कंपोनेंट है, लेकिन वो ग्रासलैंड को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और बायोटिक कंपोनेंट में हम लोग देखेंगे तो ये सारे जो प्रोड्यूसर्स है यहाँ पर मेनली ग्रास स्पेसीज, तो ये साइनाडॉन, अब ये सारे बायोलॉजिकल यहाँ पे नाम आपको मिलेंगे। तो बिसाइड दिस द फ्यू श्रब्स आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग फ्रॉम द प्राइमरी प्रोडक्शन। तो कई सारी अलग अलग घास के अंदर कई सारे अलग अलग ऐसे उड़ने वाले कीड़े या इंसेक्ट्स की अलग अलग स्पेसीज आपको मिलती है, जो हमको मालूम भी नहीं रहती, हमने देखा भी नहीं रहता। हम ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। और फिर वहाँ पर मेन है हमारा कि अलग अलग प्रकार के जो छोटे छोटे पेड्स जो है वो भी हमारे ग्रासलैंड के आएंगे। कंज्यूमर्स में देखेंगे तो कंज्यूमर्स में फिर आप तो ग्रासलैंड ही दिया है, तो सभी प्रकार के जो पाळीव प्राणी हम लोग जो बोल रहे हैं, तो गाय, जो हमारे काऊ, गोट्स, रैबिट्स, ये सारे ग्रास पे डिपेंडेंट वाले जो है वो सारे वहाँ पे आपको मिलेंगे। और फिर उसके हिसाब से हमको यहाँ पर कुछ इंसेक्ट्स भी मिलेंगे, जैसे कि टर्माइट्स और मिलीपीड्स, ये ग्रास के ऊपर ही रहने वाले ये है इंसेक्ट्स है, तो वो भी आपको वहाँ मिलेंगे। इसी प्रकार से सेकेंडरी कंज्यूमर में जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे फिर कॉर्निवोरस मिलेंगे आपको। तो ये एनिमल लाइक फॉक्स, जैकल, स्नेक्स, फ्रॉग और बर्ड, यानी वो दूसरे प्राइमरी कंज्यूमर को खा के जिंदा रहने वाले हैं। तो डायरेक्ट ग्रास को तो नहीं खा रहे, लेकिन वहाँ पे जो प्राइमरी कंज्यूमर है उनको खा के ये सब जिंदा रह रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारे हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर में फिर यहाँ पर आ गए दूसरे वाले बाकी के जो एनिमल्स, पर्टिकुलरली यहाँ पर टाइगर जो है, तो ये सबसे बड़ी एंटिटी यहाँ पर आ रही कि जो इनको भी मार के खा सकता है यहाँ पे। सो ये वहाँ पर आ रहे। और डिकम्पोजर्स भी है ग्रासलैंड के अंदर, इनका सबसे ज़्यादा रोल है, बिकॉज द माइक्रोब्स एक्टिव इन द डिके ऑफ द डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स आर फंगी एंड सम बैक्टीरिया। लेकिन ये ग्रासलैंड में ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहती है। ग्रास मरने के बाद में भी उसका डिकम्पोजिशन बहुत जल्दी फास्ट हो जाता है वहाँ पे, और फिर से वो नए घास के लिए भी कंट्रीब्यूट करता है। तो ये हो गई हमारी ग्रासलैंड जो हमारी इकोसिस्टम है। अब हम लोग एक्वेटिक में आ रहे हैं, तो एक्वेटिक में भी आपने देखा कि अलग अलग डेप्थ के अंदर अलग अलग एक्वेटिक एनिमल आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि यहाँ से किनारे से अलग अलग जो पेड़ है उससे फूड लेते हुए पहले यहाँ पे छोटी छोटी स्पेसीज बनती है, और ये छोटे छोटे स्पेसीज को खाने के लिए फिर वहाँ पे स्मॉल फिश बनती है। और यानी यहाँ पर पहले प्राइमरी प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे ये पेड़ों का, ये न्यूट्रिएंट्स लेके पानी में से और हवा में से, सनलाइट से भी अपना खाद्य बना रहे। इस पर डिपेंडेंट वाले फिर छोटे स्पेसीज आपको यहाँ पे मिल रही। फिर रेप्टाइल्स भी आ गए, छोटे छोटे इंसेक्ट्स और सारी चीज़ें आ रही। और फिर वो उसमें से कुछ ऐसे बन जा रहे कि जो कुछ देर जमीन पे रह सकते, कुछ देर इधर जा सकते, और उनको फिर खा के फिर छोटी फिशेज, और छोटे फिशेज को खा के फिर बड़ी फिशेज, और बड़ी फिशेज को खा के फिर बड़े वाले कंज्यूमर्स जो है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग प्रकार की एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो भी आपको इकोसिस्टम यहाँ पे मिलेंगे। अब इसके अलावा भी यहाँ पर आपने देखेंगे तो ये कुछ प्रकार के सेडिमेंट्स बन रहे हैं, यानी यदि कोई एनिमल डेड होगा या कोई ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे जिंदा नहीं है तो वो पानी के नीचे बैठ जाएगा, तो यहाँ पे पानी के साथ में सड़ने के बाद में फिर से वो मीथेन, फास्फोरस या नाइट्रोजन को कंट्रीब्यूट करेगा। और इसी के साथ में इसका जो समुद्र का जो बेड है ना, फिर यहाँ पर भी अलग अलग प्रकार की इकोसिस्टम बनती है। जैसा कि हमने वो जो कोरल रीफ्स वगैरह देखा वगैरह, ये सारे ऐसी प्रकार से है कि पर्टिकुलर टाइप का डिपोजिशन के होने की वजह से उसको भी फिर वहाँ पे लाइफ बनाई लोगों ने, और वहाँ पे भी कुछ एंटिटी सर्व होने लग गई। तो इस प्रकार के डिकम्पोजिशन और सेडिमेंट, इसके वजह से भी एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है वो आगे जाती है। फिर आता है हमारा पॉन्ड, यानी तालाब के अंदर यहाँ आ गए बड़े वाले जो सरोवर है। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स के तौर पे फिर माइक्रोफाइट्स है जो हमारे पानी के अंदर उसका रूट है और वहाँ से वो इंटेक ले रहे हैं।
So rooted plants which include the partially and completely submerged हाइड्रोफाइटस, तो हाइड्रिला करके है, टाइफा है, टाइफी है, तो ये सारे जो है ये अलग अलग प्रकार के प्लांट्स आपको मिलेंगे पॉन्ड के अंदर। फिर ये है फाइटोप्लैंक्टन जो मेन यहाँ पर कंट्रीब्यूटर है। सो दीज आर द मिनिट फ्लोटिंग और सबमर्ज लोअर प्लांट्स, जैसा कि अलगी, इसी टाइप का अलगी का ही टाइप है एक प्रकार से, लेकिन इसके अंदर भी अभी कई सारे वीड्स आ गए, कई सारे अलग अलग प्रकार के उसके पत्ते और उसको फ्लावर ऐसा भी चीज़ आपको मिलेगी उसके अंदर, क्योंकि उसको अच्छी ग्रोथ हो रही है उसके करके। और फिर ये फाइटोप्लैंक्टन से फिर यहाँ पे कंज्यूमर्स आ रहे जो ये हाइड्रोट्रोप्स है विच डिपेंड्स ऑन देयर न्यूट्रिशन ऑन द ऑर्गेनिक फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। तो ये फाइटोप्लैंक्टन से भी उसके को खाने वाले भी कुछ एनिमल्स है जो उसको खा के वहाँ पे रहते। तो अभी ये मैंने ऑब्जर्व किया, ये क्या है साइंटिफिकली अपने को मालूम नहीं, लेकिन कुछ ऐसे डुक्कर भी मैंने देखे कि जो ये जड़ उसके जो जड़ है ना, फाइटोप्लैंक्टन के जड़ जो पानी के अंदर तैर रहे उसको खाते हो। अब वो उनको पत्ते अच्छे नहीं खा नहीं सकते होंगे, लेकिन उसको भी जड़ को भी खा सकते हो। तो वो वहाँ पे किनारे में जब वो सूख जाता, पॉन्ड जब सूख जाता और वो फिर उसका जो पत्ते है ऊपर के तो खत्म हो जाते, लेकिन उसके अंदर का जो रूट है वो जमीन के अंदर रहता, वो थोड़ा सा ही रहता, तो उसको भी खाने वाले एनिमल्स मिलते हैं अपने को। और कई ऐसे अभी मैंने सिर्फ देखा डुक्कर को, ऐसे और भी दूसरे भी जानवर हो सकते हैं जो हम लोग घूस वगैरह बोलते हैं, या जो ऐसे कुछ रेप्टाइल्स है, तो वो भी जमीन के ऊपर के इस प्रकार के आइटम को खाते भी होंगे, तो अपने को मालूम नहीं। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है ना, ये इकोसिस्टम के अंदर चल रहा है बराबर। कंज्यूमर्स जो है उसको भी कंज्यूम करने वाला दूसरा सेकेंडरी कंज्यूमर्स अवेलेबल है, और वो इसी इकोसिस्टम को आगे बढ़ा रहा है। अब पॉन्ड के अंदर कुछ प्राइमरी कंज्यूमर्स भी है, कुछ सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी है। अब यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर्स में फिर बड़ी वाली फिश आ रही। प्राइमरी कंज्यूमर्स में हम लोग बोलेंगे तो जू प्लैंक्टन जो है, या फिर पैथोजेंस है, फिर रोटीफायर्स है, ये सारी चीज़ अपने को वहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर इसी प्रकार से अब ये पॉन्ड के अंदर तो ये प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी है, उसके अलावा फिर टर्शरी कंज्यूमर्स भी है, यानी छोटी फिश यदि बन गई तो उसको खाने वाली बड़ी फिश भी वहाँ पे आ सकती है ऑफकोर्स। लेकिन वो लेक का साइज, उसकी डेप्थ, उसका सिचुएशन, उसकी जियोलॉजिकल कंडीशन, जियोग्राफिकल कंडीशन भी वहाँ पे कैसी है, वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन कितना है, उस पर भी सारा डिपेंडेड है। जितना वो आइसोलेटेड रहेगा उतनी इकोसिस्टम वहाँ पे फ्लरिश होगी। जितना ह्यूमन इंटरवेंशन होगा तो हम लोग वहाँ पे फिर बोटिंग या इस प्रकार के फिर जो हमारी टूरिज्म एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं, वाटर स्पोर्ट्स वगैरह ऐसा, तो इस प्रकार से हम लोग हमारी इकोसिस्टम को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमको यहाँ पे देखना है। और फिर डिकम्पोजर्स, सो दे आर ऑल्सो नोन एज द माइक्रो कंज्यूमर्स। अब ये डिकम्पोजर्स जो है ये भी हमको यहाँ पे पॉन्ड्स की सिस्टम में हमको यहाँ पे मिलेंगे। जितने भी यहाँ की स्पेसीज जो खत्म हो जा रही, जो मर जा रही, वो आखिरी में डिकम्पोज होकर उसी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को। तो ये हमारी पॉन्ड इकोसिस्टम हो गई। अब थोड़ा पॉन्ड से हम यदि आगे गए तो फिर हमको मिलेगा लेक इकोसिस्टम। अब यहाँ पे थोड़ा बड़ा पॉन्ड आ गया, यानी पॉन्ड ही है लेकिन थोड़ा बड़ा है, तो लेक हम लोग बोल रहे हैं उसको। तो जो सेम हमको यहाँ पे जैसा मिल रहा है पॉन्ड के अंदर, वैसे यहाँ पर भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग प्रकार से अपने को, और उसका जो इंटेंसिटी है वो आपको थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर भी आप अलग अलग प्लांट्स ऐसे हैं कि जो बराबर फाइटोप्लैंक्टन बनते जा रहे हैं, या फिर हाई न्यूट्रिएंट्स वाले जो प्लांट्स है वो कुछ पानी के ऊपर और कुछ पानी के अंदर भी अपने यहाँ पे बराबर बन रहे। और फिर इसको खाने वाले फिर एनिमल और फिर एक्वेटिक की तरफ भी हम लोग यहाँ से बढ़ रहे। तो कुछ ऐसे काफ़ी सारे लेक है कि जहाँ पे फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम भी यहाँ पे इसके नीचे में बीच वाले एरिया में आपको यहाँ पर मिलेगी। तो ये सारा काम जो है वो लेक इकोसिस्टम में भी हो रहा है। अब ये लेक इकोसिस्टम में हम लोग कुछ ऐसा भी देखते हैं, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि इसका पूरा पानी दिख रहा है अपने को यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा, क्योंकि ये पानी के अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो गया, और यदि वहाँ पे उसके ऊपर यदि न्यूट्रिएंट को खा के फिर अलगी या फाइटोप्लैंक्टन वाले जो है इसकी लेयर बन गई, अभी इनकी ग्रोथ एकदम यहाँ पे चालू हो गई, तो वो पूरा इसको कवर कर देगा। जैसा ही इसको कवर कर देगा तो ये फ्रेश वाटर रहेगा नहीं फिर, क्योंकि उसको ऑक्सीजन के साथ में उसका कांटेक्ट नहीं आ रहा, तो उसके ऑक्सीजन लेवल कम 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 होते जाएंगे। जैसे ऑक्सीजन लेवल कम कम होते जाएंगे तो कुछ ऐसी स्पेसीज है कि जिनको ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो ऐसे वाले प्लांट्स जो है फिर वो नीचे किनारे किनारे से उसके अंदर से ऐसे उगने लग जाएंगे, और इस प्रकार से कंटिन्यूअस भी काम चलता है। लेकिन ये जो है इसको हम लोग जैसा लेक इकोसिस्टम में इसको बोलता हूँ स्ट्रैटिफिकेशन होता है। स्ट्रैटिफिकेशन होता है यानी यहाँ से क्या हो रहा है कि ये ऊपर से कवर होने की वजह से एनर्जी का इंटेक कम हो गया ना, यहाँ पे हीट जो है वो नीचे जाना चालू बंद हो गई, तो जो डायरेक्ट सनलाइट या पानी के जरिए ट्रांसफरेंट होकर नीचे के जो स्पेसीज है उनको मिल रहा था,
वो मिलना बंद हो गया तो वो खत्म हो जाएंगे वहाँ के, वो डिमिनिश हो जाएंगे, उनका डिकम्पोजिशन होना चालू हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो वहाँ पे जिंदा नहीं रह सकते। सिर्फ पानी मिल रहा है उनको, न्यूट्रिएंट मिल रहा, लेकिन बिना ऑक्सीजन के वो जिंदा नहीं रह सकते। ऑक्सीजन के लिए उनको रेस्पिरेशन करना है तो उसके लिए सनलाइट भी चाहिए और फ्रेश वाटर चाहिए। तो ऐसा सारा चीज़ें जो है अलग अलग सिचुएशन में लेक इकोसिस्टम में भी हो रही है। अब यहाँ पर लेक इकोसिस्टम में हमने ये सारा चीज़ हमको मालूम है कि जैसा जैसा हम लोग डीप जाएंगे तो आपको अलग अलग प्रकार की स्पीसीज मिलेंगी, वो भी इंटरडिपेंडेंट है एक प्रकार से। तो पहले तो किनारे से शुरू हो जाएगा यहाँ पे, और किनारे से फिर यहाँ पे धीरे धीरे अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे जैसा कछुए या फिर ये सी हॉर्स, इस प्रकार के छोटे छोटे कुछ एनिमल्स और जो इस प्लांट के ऊपर मिलेंगे, या जो कोरल रीफ्स वगैरह जो हम लोग बोल रहे हैं वो भी इसी प्रकार के एरिया में आपको यहाँ पर मिलेगी, कोस्टल एरिया में। फिर थोड़ा थोड़ा नीचे जाएंगे तो फिर यहाँ पे आपको जैसा कि ये झींगा या छोटी मछलियाँ या फिर छोटे ऑक्टोपस या हमारा खेकड़ा, इस प्रकार के एनिमल आपको मिलेंगे। और फिर इस पे डिपेंडेंट फिर धीरे 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 उनकी स्पेसीज चेंज होते जाएंगी। फिर यहाँ पे अलग अलग लेवल पे, जैसा कि यहाँ पे एबिसल, बैथियल और इपोथेटिक, ये जो है ये स्ट्रैटिफिकेशन हो गया, यहाँ पे लेयर्ड बन गई टेम्परेचर के वजह से भी। तो यहाँ पर टेम्परेचर अलग रहेगा, यहाँ पर मॉडरेट रहेगा और यहाँ पर नीचे कूल रहेगा। तो जो कूल टेम्परेचर पे ग्रोथ होने वाले स्पेसीज है वो यहाँ पर सर्वाइव करेंगी, जो मॉडरेट में है वो यहाँ पर सर्वाइव करेंगी, और जिनको थोड़ा टेम्परेचर चाहिए, सस्तन प्राणी, इनको हीट लगती थोड़ा सा रेस्पिरेशन के लिए, उनकी स्किन है, तो ऐसे वाले जो मैमल्स टाइप के जो है तो ये सारे ऊपर के पानी में रहेंगे। तो इसके लिए ये वाला एटमॉस्फेयर उनको चाहिए। तो इस प्रकार से ये सी के अंदर भी अलग अलग लेवल के ऊपर अलग अलग स्पेसीज यहाँ पे इकोसिस्टम के जरिए एग्जिस्ट करती है। और ये इकोसिस्टम में फिर हम लोग बायोटिक कंपोनेंट्स देखेंगे तो फिर आपको यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी मिलेंगे, और उसके अंदर के कुछ माइक्रो अल्गीज है, फाइटोप्लैंक्टन्स भी है, ये भी आपको मिलेंगे लेक के अंदर। पर्टिकुलरली लेक के अंदर आपको ये जो फाइटोप्लैंक्टन और ये सी वीड्स मिल रहे हैं, ये सारे ऐसे हैं कि जिनको हाई न्यूट्रिएंट लगते हैं, खारे पानी में जिंदा रहने वाले, वही स्पेसीज वहाँ पे आपको मिलेगी, क्योंकि ये ओशियन के अंदर आपको पूरा साल्ट का प्रमाण ज़्यादा मिलेगा जो फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे। तो फ्रेश वाटर के स्पेसीज अलग है और ओशियन के स्पेसीज अलग है, क्योंकि वहाँ पे वो सारा हाई न्यूट्रिएंट अपटेक वाले जो प्लांट्स है वही वहाँ पे ग्रो हो पाते, क्योंकि उनको वही मिलता पानी से, सोलुबल फॉर्मेट में आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पर भी फिर आपके कंज्यूमर्स भी है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स भी है, टर्सरी कंज्यूमर्स भी है। तो ये सारे अलग अलग आपको यहाँ पर शार्क तक, यानी टर्सरी कंज्यूमर बोले तो बड़ी शार्क जो छोटे मछलियों को खाती, ऐसा करके सेकेंडरी कंज्यूमर, ऐसे सारे प्रकार के आपको कई सारे एनिमल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। और आपको डिकम्पोजर्स तो यहाँ पर है ही, अलग अलग प्रकार का जितना भी डेड एनिमल बन रहा है वो सारा डिकम्पोज होके फिर से वो वहीं पे अपने को यूटिलाइज हो रहा है इकोसिस्टम में। तो ये डायग्राम के जरिए भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे अलग अलग प्रकार के ऊपर के लेयर में जहाँ पे आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, सनलाइट मिल रहा है, यहाँ पे अपने को इस प्रकार के फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन जो है वो यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, या फिर इस प्रकार की जो शार्क और जिनको ऑक्सीजन लगता है, टर्टल बड़े वाले और बड़े वाली शार्क, वहीं ऊपर के लेयर में जिंदा है। और फिर नीचे नीचे धीरे 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 यहाँ पर फिर हम लोग आगे जा रहे हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये इकोसिस्टम जो है ये होती है। और एक छोटी इकोसिस्टम उनको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, ईस्टरी यानी खाड़ी बोलते हैं हम लोग, जहाँ पे अभी जैसा ये रिवर है, अब ये रिवर समुद्र के मिलने के लिए अब एक यहाँ पे एक ऐसा मुहाना बन गया है कि जहाँ से वो मेन रूप से यहाँ पर एंटर कर रही है। तो यहाँ पे अलग टाइप की इकोसिस्टम आपको मिलेगी। यहाँ पर क्या होगा कि भरती ओटी जो है, टाइडल सिस्टम जो है, समुद्र के अंदर पानी की लेयर बढ़ जाएंगी तो इसके अंदर पानी घुसेगा, तो कई सारी स्पेसीज को भी समुद्र में से लेके वो किनारे पे लेके जाएगा, और फिर जब वापस जाएगा तो यहाँ अमर की कोई स्पेसीज और प्लांट को वो अंदर लेके जाएगा, तो वहाँ पे कंटिन्यूअस चेंज होते रहता है। तो इकोसिस्टम वहाँ पे बदल रही है। तो यहाँ पे ही खास ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यानी जो फ्रेश पानी में रहने वाले जो स्पेसीज है वो खुद को एडॉप्ट कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा खारे पानी में रहने के हिसाब से, ये मुहाने पे हो रहा है वहाँ पे। और जो समुद्र में खारे पानी में तरस चुके वो जो फ्रेश वाटर की तरफ जाना चाहते हैं वो अपने आप से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और इधर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो फिश है, कुछ फिश को जो है उनको ऑक्सीजन या फ्रेश वाटर लगता है तो वो नदी के ऊपर वाले किनारे पे भागती है, तैरती है, नीचे नीचे नहीं जाती, अपोजिट टू द फ्लो डायरेक्शन, क्योंकि उनको और फ्रेश वाटर चाहिए, क्योंकि और ऑक्सीजन वाला इंटेक उनको लेने की इच्छा है। तो इस प्रकार से ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ पर स्टोरीज में होते रहता है। तो ये स्टोरीज भी एक इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम है। सो स्टोरीज इज ए पार्शियली इनक्लोज बॉडी ऑफ द वाटर अलॉन्ग द कोस्ट विद द फ्रेश वाटर फ्रॉम द रिवर and a stream which meets with the mix of salted water in the ocean.
सो दिस इकोसिस्टम आर कंसिडर एज द मोस्ट फर्टाइल इकोसिस्टम, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सचेंज होने का, न्यूट्रिएंट और एनर्जी का वहाँ पे अपने को ज़्यादा उपयोग में आता है। सो अबायोटिक कंपोनेंट में यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स है यहाँ पे, जैसे कि फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और टेम्परेचर, लाइट और सैलिनिटी, सबसे ज़्यादा सैलिनिटी, क्योंकि ये वहाँ पे आपको अच्छे मिलेंगे, अबंडेंट मिलेंगे यहाँ पे। और पीएच, क्योंकि सैलिनिटी की वजह से वहाँ पे पानी का पीएच भी ज़्यादा रहेगा, खारा पानी रहेगा वहाँ पे। तो ऐसे कुछ जो पीएच जहाँ पे हाई चाहिए, वहाँ पे जो एसिडिक और सॉल्टी वाटर के अंदर रहने वाले जो एनिमल स्पीसीज है वही वहाँ पे सस्टेन कर सकते हैं। तो उनके लिए ये सिस्टम है। दिस इकोसिस्टम एक्सपीरियंस द वाइड डेली सीजनल फ्लक्चुएशंस इन द टेम्परेचर ऑल्सो एंड इन द सैलिनिटी लेवल ऑल्सो, बिकॉज वेरिएशन ऑफ द फ्रेश वाटर इन द फ्लो। इधर से बारिश में पानी गया फ्रेश वाटर, तो वो समुद्र के पानी का एक्वेटिक सिस्टम वहाँ पे थोड़ा देर के लिए चेंज कर देंगे। उधर से पानी आया समुद्र में से खारा पानी, तो नदी में के गया, उसके किनारे के जो एरिया है वहाँ की इकोसिस्टम को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे कई सारे वेरिएशंस और इवोल्यूशन ऑफ द स्पेसीज यहाँ पे ज़्यादा अच्छा मिलता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन यहीं से शुरू होता है, इकोलॉजिकल, क्योंकि एक्वेटिक इकोसिस्टम और ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये दोनों भी वहाँ पे मिल रहे हैं आपको। नदी के किनारे आपको ग्रासलैंड मिलेगा, फ्रेश वाटर के अंदर की इकोसिस्टम मिलेगी वहाँ पे, पॉन्ड या लेक के जैसी, और आपको एक वहाँ पर ओशियन वाली इकोसिस्टम भी मिलेंगी। तो इंटरेक्शन हो रहा है सब इकोसिस्टम में, और इसीलिए जो हम लोग बोल रहे हैं सबसे पहला जो जीवन जमीन पे आया वो वहीं से आया, समुद्र में से आया, खाड़ी में आया, खाड़ी में से नदी में आया, नदी में से जमीन पे आया, और हम लोग फिर ग्रासलैंड के ऊपर ह्यूमन बीइंग करके हम लोग यहाँ पर आ गए। तो इस प्रकार से ये जो इकोसिस्टम है यहाँ पे फिर कई सारे प्रोड्यूसर्स भी है, फिर यहाँ पर कंज्यूमर्स भी है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी है, और यहाँ पे टर्शरी कंज्यूमर्स भी है, जैसा कि फिशेस, टर्टल, क्रैब्स, ये सारे जो चीज़ें हैं वो अन्य दूसरे छोटे छोटे पेड़ों को या फिर पौधों को या फिर इंसेक्ट्स को या फिर मछलियों को खा के अपने को खुद को सस्टेन कर रहे हैं, और उसके अंदर भी वेरिएशन आ रहा है। डिकम्पोजर देखेंगे यहाँ पे तो आपको सिर्फ फंगी और बैक्टीरिया ही मिलेंगे, जो यहाँ पे पर्टिकुलर है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डीके कर देते, डिकम्पोज करके खत्म कर देते, ऑर्गेनिक मैटर में फिर से उसको कन्वर्ट कर देते। तो ये ऐसे फार कम मिलेंगे, क्योंकि ऐसे कुछ बैक्टीरियाज भी है जो सिर्फ सॉल्टी वाटर में फिर या उस प्रकार के एटमॉस्फेयर में रह सकते हैं डिकम्पोजिशन के लिए, लेकिन जनरली वो फिर समुद्र के नीचे रहते, और वहाँ पर भी जैसा पत्थर है उसके नीचे दबे हुए है वगैरह है, ऐसे वहीं पे वो रह सकते हो एकदम से, तो फ्लो के साथ में वो नहीं रह सकते। तो ये हिस्टोरी का एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसा मुहाने के अंदर जो टाइडल वेव्स है, भरती और ओटी हम लोग जो बोलते हैं, वहाँ से अलग अलग प्रकार के स्पेसीज के साथ में पानी अंदर भी घुसता है, और यहाँ से इधर से भी फिर अलग अलग स्पेसीज को लेके पानी उधर भी घुस, और ये डेली होता है ना। फिर भरती ओटी यदि हो रही है 15 दिन में एक बार भी हो रही है, तो ये कंटिन्यूसली ऐसा चल ही रहा है, और इधर से बारिश पानी आ रहा है तो इधर जा रहा है, तो यहाँ का जो सॉल्टी बना है वो कम भी हो रहा है कुछ देर के लिए, फिर वो धीरे धीरे घुल के पानी के साथ में मिक्स हो जा रहा है, फिर से बारिश टाइडल वेव आ गई तो फिर वो पानी के अंदर सॉल्टी वाटर भी ला रहा है। तो ये सारा हिस्ट्री के ऊपर हो रहा है। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। तो आखिरी में हम लोग समरी फॉर्मेट में हम लोग देखेंगे, जो आज हमने टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम देखी, यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम के जरिए उसको समझ सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में हमने 3 प्रकार के देखा। मेन है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम और फॉरेस्ट इकोसिस्टम। यहाँ पे ग्रासलैंड के अंदर हमने ग्रासेस, तो ये जो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर है यहाँ पर ग्रास है, तो यहाँ पे उसको खाने वाले इंसेक्ट्स और रॉड्स मिलेंगे आपको। उसको प्राइमरी कंज्यूमर उसको फ्रॉग है खाने वाला, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर उसको स्नेक है खाने वाला, और टर्शरी कंज्यूमर उसको प्रेडेटरी बर्ड्स है, अलग अलग वाले बड़े वाले जो बर्ड्स है वो। तो इस प्रकार से ये काम चल रहा है। वैसे यहाँ पर ये रोडेंट्स और रैबिट्स ये भी आपको मिल रहे हैं, फिर उसको खाने वाले ये सारे प्राइमरी कंज्यूमर्स है। इसी प्रकार से यदि पॉन्ड इको में देखेंगे तो फाइटोप्लैंक्टन है मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर यहाँ पर, उसको खाने वाले जू प्लैंक्टन है, फिर उसको खाने वाली स्मॉल फिशेज है, फिर उसको लार्ज फिशेज है, और फिर प्रेडेटरी बर्ड्स है, यानी बड़े फिशेज को भी खाने वाले बर्ड्स है ही वहाँ पे। तो ये हो गया हमारा टर्शरी का कंज्यूमर। तो ये फॉरेस्ट में देखेंगे तो सबसे पहला प्रोड्यूसर है यहाँ पर ट्री, यानी प्लांट्स सभी प्रकार के। अब यहाँ पे उसको फोटोसिंथेसिस के जरिए या यहाँ पर जो ट्रीज है ये फोटोपाइथोजन्स, इंसेक्ट्स, हर्बिवोरस और मैमल्स, ये सारे इसी को खा रहे हैं, यानी पत्ते खाने वाले भी कीड़े हैं वहाँ पे, और इंसेक्ट्स भी है वहाँ पे, हर्बिवोरस भी है, घास खाने वाले भी है, पत्ते खाने वाले प्राणी भी है, और मैमल्स भी है, यानी जैसा जिराफ वगैरह हो गया, एलिफेंट हो गया, ये भी है वहाँ पर। और फिर इनको मार के खाने वाले कुछ फॉक्सेस, बर्ड्स और लिजार्ड्स भी है यहाँ पे, और इनको खाने वाले फिर लायन और टाइगर के जैसे भी एनिमल है। टर्शरी कार्निवोरस यहाँ पर नहीं है हाई में। तो इस प्रकार से एक टेबुलर फॉर्मेट भी हम लोग ये टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम समझ सकते। तो यहाँ पे हमने ये सारा इकोसिस्टम के टाइप्स क्या है उसके अंदर में जाके हमने देखा
ताकि आपको इकोसिस्टम समझ में आ जाए। अब ये इकोसिस्टम में यदि डिस्ट्रैक्शन आता है तो फिर हमने जैसा पहले में शुरू में कहा था कि इसी के वजह से फिर हमको बायोडाइवर्सिटी कैसी है, यानी इसमें कैसा बदलाव होता है और उसको हमने कैसे संरक्षित रखना चाहिए, ये भी हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू। वी विल मीट अगेन in the next lecture with the biodiversity and conservation. Thank you.